बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच होता कारोबार, मजबूत शुरुआत और उसके बाद चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद बढ़ने की खबर पर आया बाजारों में कमजोरी का एक एक्शन। अब देखना यह कि बाजारों में आगे किस तरह का डायरेक्शन रहता है। 2 बजे होने वाली है भारतीय, उस पर रहेगी नजर। तो आखिरी 1.5 घंटे की ट्रेडिंग के लिए आप सबका स्वागत है शेयर फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से बात करेंगे बाजार के एक्शन की, आगे जाकर क्या डायरेक्शन रहेगी। जैसे कि अनिल जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी, उसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पर सर, उससे पहले जैसा कि आप और मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, बाजार थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। पर और ग्लोबल क्यूज काफ़ी पॉजिटिव हैं सर आज। हालांकि ऊपरी स्तरों से डाउ फ्यूचर्स गिरा है, पर 350 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% ऊपर हैं। पर हमने देखा सर कि इस खबर के आने से पहले भी बाजार ऊपरी स्तरों से गिर गए थे। निफ्टी लगभग 150 अंक गिरा था ऊपरी स्तरों से। बैंक निफ्टी में भी हमने 300-400 पॉइंट की गिरावट देखी थी इस खबर के आने से पहले। तो कहीं ना कहीं बाजार में आपको वैसे थोड़ी वीकनेस दिख रही थी सर, या फिर अगर ये खबर नहीं आती तो जो वो 9800 से 10,200 10,250 की रेंज है वही बरकरार थी ट्रेड के लिए? नहीं दीप, इस बात को ऐसे समझिए कि एक्चुअली ये खबर हमने लेट नोटिस की, बाजार ने लेट नोटिस की। खबर ये 8 बजे ही रिपोर्ट हो चुकी थी वायर्स पर और न्यूज़ पर कि इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन वही है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे ये, और ये सारा माहौल ऐसा था, और उस समय तक ये खबरें पुष्ट नहीं हुई थी कि ये सही है या नहीं। लेकिन 8 बजे वायर्स पर ये खबरें रिपोर्ट हो चुकी थी कि कल देर रात सीमा पर तनाव बढ़ा है। तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि चीनी सैनिक मारे गए हैं या भारतीय जवान शहीद हुए हैं, इस बात की जानकारी नहीं थी। और ये खबर मेरे पास में लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास आई भी। लेकिन मैंने कहा कि अननेसेसरी जो खबर पुष्ट ना हो उसे क्यों चलाया जाए, पहली बात। दूसरी बात सीमा पर तनाव को लेकर है, तीसरी बात सैनिकों से लेकर है, और चौथी बात ये, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप है ना, बाजार थोड़ा ऊपर गया नहीं कि आपने खबर चला दी बाजार नीचे आ जाए। तो हमने कहा जब कंफर्म होगी तब चला दी जाएगी। इसलिए खबर तो उस समय जब ये खबर नोटिस होने लगी तब से बाजार ऊपर से थोड़े थोड़े नीचे आने लगे। तो बाजारों का रिएक्शन जब आया, जिस वक्त से आया वो सही आया है। ये खबरें थी और शायद जिनको ज़्यादा अंदाज़ा रहा होगा कि ये खबरें ज़्यादा बुरी हो सकती है या इस तरह की बात बढ़ सकती है, तो जाहिर सी बात है उस वजह से दबाव बना होगा। लेकिन मेरा ये समझना है कि जो कुछ भी खराब खबरें हैं अब इस वक्त प्राइस में आ चुकी है। अब जो कुछ भी नया होना है, तभी आप थोड़ी देर पहले, अभी 15 मिनट पहले जब आप बात कर रहे थे, तब 9,750 के आसपास निफ्टी था, बैंक निफ्टी 19,600 650 के आसपास था। तब हम यही कह रहे थे कि देखिए जो कुछ होना है वो हो चुका। अब अगर फ्रेश बाजारों में कमजोरी आनी है तो ये भारतीय सेना की जो अब से बच कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आएगी। इनफैक्ट मैं दीप ये भी बताना चाहता हूँ कि सुबह मैंने हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैंने डाला भी कि ये खबर कंफर्म करने की कोशिश करिए कि क्या भारत और चीन के बीच में सीमा पर कोई तनाव बढ़ रहा है, किसी तरह की कोई खबरें आ रही है। तो वायर्स पर खबरें आई थी, ऑफिशियल खबरें नहीं आई। और इस मामले में ना मैं एक फॉर्मूला हमेशा लेकर चलता हूँ कि भले ठीक है हम लेट हो जाएँ, भले ठीक है समय पर अलर्ट न भी कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के मामले में सतर्कता और सही खबर चलाना ज़्यादा अहमियत वाली बात है। ये देश के जवानों से, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरें हैं, सीमा विवाद से जुड़ी हुई खबरें, इसलिए हमने वो चांस नहीं लिया। नहीं तो ये खबर तो सुबह से समझ में आ रही थी कि ये खबर डेवलप हो रही है, लेकिन जब ऑफिशियल खबर आई उसके बाद चले। लेकिन वही है कि बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तो मेरा ये समझना है कि बाजारों से जो सुबह गैप से खुलने के बाद धीमे धीमे जो रिएक्शन दिया वो रिएक्शन जायज़ ही था। थोड़ा अंदाज़ा था बाजार को कि इस तरह की दिक्कतें हैं, इस तरह की खबरें हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा अंदाज़ा था बाजार को कि इस तरह की दिक्कतें हैं, इस तरह की खबरें हैं, और इसलिए हमने बाजार पर प्रेशर भी बनते हुए देखा। अब चलिए देखते हैं कि आगे जाके क्या एक्शन रहेगा। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या संकेत आते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव है जो अनिल जी ने अभी डिस्कस किया। दोनों साइड पर कैजुअलिटीज़ हुए हैं, पर देखते हैं कि आगे जाकर और क्या अपडेट्स आते हैं आर्मी की तरफ से। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में उनसे चर्चा करेंगे, जान लेंगे कि कौन से इवेंट्स और ट्रिगर्स है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, और बाजार खुलने के बाद किस तरह का आपने मार्केट में एक्शन देखा है उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं हमारे सभी गेस्ट का। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वागले साहब हैं, सुमित जी भी हैं।
विश्वेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अविनाश गोरखशेखर भी हमारे साथ हैं शो में इस समय। चर्चा करेंगे कि किस तरह का आपको आज बाजार पर व्यू लेना चाहिए। विश्वेश जी, जिस तरह से थोड़ी वॉलेटिलिटी आई है इस समय एनबीएफसीज, बैंक्स, बैंक निफ्टी को लेकर, किस तरह का व्यू बन रहा है? क्या आप भी इन लेवल्स पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं या थोड़ी और वॉलेटिलिटी हो सकती है यहाँ से? देखिए, मैं डेटा की बात करूंगा और मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट नोज एवरीथिंग व्हिच इज आउट देयर। तो डेटा में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में ओवरऑल अभी तक 45,89,000 शेयर्स की कॉल राइटिंग हुई है और फ्यूचर में अबाउट 8 लाख शेयर्स का बिल्टअप हुआ है। और अगर की बात करें तो पुट हैज अबाउट 6 लाख शेयर्स ऑफ अनवाइंडिंग। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ऊपर के लेवल पे बहुत सॉलिड कॉल राइटिंग हुई है और मुझे नहीं लगता है कि आज मंगलवार है, कल बुध और गुरु, मुझे नहीं लगता अब यहाँ से हम वापस 10,000 को क्रॉस कर पाएंगे अगले गुरुवार तक, जिस हिसाब से डेटा इंडिकेट कर रहा है, विच इज अ ह्यूज कॉल राइटिंग। एट द सेम टाइम काफी दिनों बाद हम आईवीज में अपटिक दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट अप आईवी है, 37-38 के आसपास चल रही है और पुट कॉल रेशियो आपका 1.23 के पास आ चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपरी लेवल पे जो दबाव था वो खाली ये न्यूज के चलते ना होके ओवरऑल डेटा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड ऐसा कोई ब्रिलियंटली शॉर्ट सेटअप नहीं दिख रहा है मुझे। इनफैक्ट निफ्टी ने अभी तक तो परसों का लो नहीं तोड़ा, जबकि बैंक निफ्टी ने दोनों लो तोड़ दिए, कल का भी और परसों का भी। तो मुझे लग रहा है कि न्यूज को फिलहाल इग्नोर करके चार्ट और डेटा को दिखे। विश्वेश जी, आपका ऑडियो बराबर मिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बड़े कहीं दूर पहाड़ों में बैठे हुए हैं और वहाँ से एकदम इक्को वाली साउंड आती है ना, वो ऐसी, या आप बोलो वापस गूंज के आती है, आप ही की आवाज़ आपको आती है, उस तरह की आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा आपका ऑडियो दुरुस्त करते हैं और उसके बाद हम आपके पास फिर से आते हैं। तब तक करेंसी मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है 76 रुपये 2 पैसे के मुकाबले में 76 रुपये 21 पैसे, 19 पैसे के नुकसान के साथ करेंसी मार्केट की समाप्ति होती हुई दिखी है। तो भारत चीन सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उस तनाव का असर करेंसी मार्केट पर दिखा है, नुकसान के साथ करेंसी मार्केट बंद होते हुए दिखे। लेकिन इक्विटी मार्केट्स में नुकसान की भरपाई होती हुई दिख रही है। 9,860 पर निफ्टी 47 अंकों की मजबूती, 60 अंक मजबूत बैंक निफ्टी 20,000 के अहम आंकड़े के नजदीक आता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स लगभग 150 अंक ऊपर है। तो निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखिए। 500 पॉइंट की रिकवरी करीबन आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं निचले स्तरों से, और लगभग 125 अंकों की रिकवरी आप देख सकते हैं निफ्टी में इस वक्त। तो जैसे ही यहाँ पर अब जो खबरें आई हैं उन खबरों को बाजार पचाकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए 2 बज चुके हैं। अब किसी भी वक्त कोई भी समय आपको भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते हुए दिखेगी। हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि भी कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है डेवलपमेंट। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है और आज का टॉप गेनर बनता दिख रहा है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और इस स्टॉक की मजबूती इसलिए भी काबिल तारीफ है कि इसे अभी रिजल्ट अपने पेश करने हैं, अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले ही स्टॉक मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट आएंगे शुक्रवार को, इस शुक्रवार को 19 तारीख को, यानी कि अभी 3 दिन बाकी है। आज हम मंगल है, बुध गुरु शुक्र 3 दिन बाकी है, तो शुक्रवार को आएंगे रिजल्ट। उससे पहले बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है इतनी तेजी की वजह? वागले साहब चार्ट्स देखिए और बताइए। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मॉर्निंग में जो बाइंग आई वो ऊपर में सस्टेन नहीं हुई है। आज का हाई 296 है, करंट भाव है 286, ऑलरेडी 4% ऊपर से नीचे गिरा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक वीक है, लेकिन ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। तो मुझे अगर बाय करना है, मैं 296 297 के पार जाने के बाद ही बाय करूंगा, फिर मैं 310 315 तक की बात करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, 280 295 ये स्टॉक के लिए रेंज होगी। तो ये राय है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर इस वक्त। आइए, सुमित जी तैयार है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल के साथ, BTS डबल टी। जिस तरह का मूड माहौल है, सबसे पहले तो ये पूछना जरूरी है कि बाय कॉल है या सेल कॉल, क्योंकि अभी इस वक्त किसी भी तरह की, दोनों तरह की आ सकती है। ज्यादा संभावना बाय कॉल्स की है, लेकिन सुमित जी से पूछते हैं। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे को यहाँ पे सेल कॉल दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, और कल भी हमने एक्सिस बैंक में सेल का व्यू दिया था और आज एक्सिस बैंक डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, मोटा मोटी उसमें टारगेट अचीव हुआ है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा बैंक मंदी की तरफ नजर में आ रहा है वो है इंडसइंड बैंक। 472 473 का अभी भाव चल रहा है।
इंडसइंड बैंक में लास्ट 3 दिनों से ऊपरी लेवल पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और अब जिस तरह से इंडसइंड बैंक में कल के लो ब्रेक हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट बढ़ेगी। इसके अंदर जब तक ऊपर में 500 या 490 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती नहीं है, तब तक इसके अंदर लॉन्ग्स अवॉइड करने हैं। यहाँ पे सीएमबी पे इसके अंदर फ्रेश सेलिंग का व्यू लेके काम करना चाहिए। जो आज का लो लगा है, जैसे ही वो निकलेगा 455 456 के आसपास का, तो स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और फिर नीचे में हमें 430 425 रुपए तक के लेवल इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी पुल बैक आता है इसके अंदर तो सेल का व्यू ले। मेरे हिसाब से इसके अंदर सीएमबी पे सेल बन रहा है। मार्केट्स में थोड़ा भी अगर गिरावट बढ़ा तो ये स्टॉक एक अच्छा फॉल दिखाएगा, जिसमें 450 से लेके 425 रुपए तक के टारगेट्स इंडसइंड बैंक में देख सकते हैं, और में 490 से 500 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। आज तो ऑडियो में तो दिक्कत आपके भी आ रही है, लेकिन आपको तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्योंकि आप जयपुर में हो। स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं सुमित जी, मैं सुन नहीं पाया। 490 का स्टॉप लॉस, 490 500 के आसपास का स्टॉप लॉस, और नीचे में टारगेट होंगे 450 425। यहाँ पे सेल बनता है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करें 490 के स्टॉप लॉस के साथ, 450 425 450 425 के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय है। कुशल गुप्ता हमारे साथ है बताने के लिए उन तमाम शेयरों के बारे में जहां पर खबरों के दम पर आज दिखा है एक्शन बाजार खुलने के बाद। कुशल बताइए। जी बिल्कुल सर, तो मैं आपको ट्रिगर्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बाजारों में अनिल जी, जी जी कुशल बताइए, ट्रिगर्स बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो आज आपको काफ़ी चीज़ों जो है वो काफ़ी अहम होंगी, जिसमें पर्टिकुलरली आपको नतीजों पर नज़र रखना होगा। इनफैक्ट अगर एफ&ओ में देखें तो एचपीसीएल और एनएमडीसी दोनों के नतीजे जो है पोस्ट मार्केट्स आते हुए नजर आएंगे, और साथ ही कैश सेगमेंट से अगर आप देखें तो नवीन फ्लोराइन और ग्लोबल स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की जो है आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस को देखते हुए। साथ ही अगर आप कल की तरफ भी नजर डालें अनिल जी, तो वहां पर भी नतीजों की लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट एफ&ओ स्पेस में देखेंगे तो 5 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें पिडिलाइट, कमिंस इंडिया, आरईसी, मुथूट फाइनेंस और आईजीएल ये शामिल हैं। और साथ ही कैश सेगमेंट्स में काफी लंबी लिस्ट है, जिसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के मैं नाम बता रहा हूं आपको। एफडीसी, व्हील्स इंडिया, साथ ही जेके सीमेंट और एचईजी जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एसबीआई की एजीएम भी कल होने वाली है, और साथ ही लोन मॉरेटोरियम को लेकर जो 12 जून को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, वो अब 17 जून को टल गई है। तो यानी कि कल जो है इस पर अंतिम फैसला आई थिंक सुनाया जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगने वाली बात है उस पर क्या क्लैरिफिकेशन आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गुरुवार की तरफ भी नजर डालें तो वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, और साथ ही नतीजों के लिहाज से कैश सेगमेंट्स के ही काफी सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें जीएसएफसी, थर्मैक्स, और साथ ही ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें अमृतांजन हेल्थ केयर और हिकाल जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। और थर्सडे का दिन अहम इसलिए भी होगा क्योंकि एजीआर मामले पर 11 जून को तो एक सुनवाई हुई थी, पर अब टेलीकॉम कंपनियां अपनी तरफ से क्या प्रोविजंस लेकर आती हैं कि किस हिसाब से वो एजीआर का भुगतान करेंगी, और अगर क्या गारंटी हो सकती है उनकी तरफ से, इन सब जो डिटेल प्लानिंग की जो उनको टाइम दिया गया था उसको लेकर हियरिंग जो है वो 18 तारीख को यानी कि गुरुवार को होती हुई दिखेगी। और अंत में कमर्शियल कोल माइनिंग, ये जो है 18 जून से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और इस जो भी कोल माइनिंग ब्लॉक्स है, इनफैक्ट जो सरकार का एकाधिकार था, अभी तक मोनोपोली थी कोल माइनिंग जो कमर्शियलाइजेशन को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आएगी। तो ये डेफिनेटली काफी बड़ा ट्रिगर होगा। ये है राय, ये है तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नज़र। चलिए थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर भी। इस बीच बाजार थोड़े से हल्के फिर से होते हुए दिखे। 9813 ये है लेवल्स फ्यूचर्स का। 9850 इस वक्त आपको नजर आएगा निफ्टी स्पॉट लेवल पर। आइए बसिन साहब हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, जल्दी से उनके लिए एक बिगुल। बसिन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपडेट दें सर, क्या कुछ बदलाव करने हैं पोजीशंस में? पहले अनिल जी ये तो पूछ लीजिए कि मार्केट को क्या हुआ। आपको कहा था अगले 2 हफ्ते 15 जून के बाद पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होएगा,
और ये मैं कह रहा हूँ ये तो शुरुआत है। बिल्कुल ठीक बात है सर। द नेक्स्ट 2 वीक्स कैन बी वेरी वॉलेटाइल विद अ डाउनवर्ड बायस। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, या मंदी तो सर के लिए भी तो तैयार कर लीजिए अपने आप को कि दोनों तरफ जा सकता है, और यहाँ पे कोई माने रोक टोक नहीं होगी, बिकॉज ये जो रूमर मॉन्गरिंग और ये जो है फैक्ट है, ये एस्केलेट हो सकता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। जो मैं आपको कह रहा हूँ अनिल जी, बारंबार अपडेट दे रहा हूँ। जी बसिन साहब एक चीज बताइए। हाँ जी, एक मिनट अपडेट दें उससे पहले एक चीज, ये तो 2-3 दिनों की इतनी वॉलेटिलिटी में ही लोगों की हालत खराब हो गई। आप तो 2 हफ्ते बोल रहे हो सर, 2 हफ्ते कैसे निकालेंगे इसे? सर यही तो आपको कह रहा हूँ मैं। कोई आई वाज नॉट, मैं आपको पता है मैंने तेजी हुई की है 2 महीने से, लेकिन बड़ी मेहनत की है और पैसा कमाना सिखाया लोगों को। लेकिन यहाँ गवाह मत देना, क्योंकि मार्केट ऐसी वॉलेटिलिटी है वो ब्रूटल हो सकती है। सौदा कट जाएगा सौदा, और मंदी का सौदा जब आता है तो बहुत मुश्किल पड़ती है सर। तो आई एम वेरी श्योर कि अगले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जरूर, बिल्कुल। तो आपकी ये सलाह ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल अगले 2 हफ्ते वोलेटाइल रहेंगे। दोनों तरफ ट्रेड के ज़्यादा मौके मिलेंगे, कमजोरी भी होगी। पोजीशन कम रखें, मुनाफा होते रहे, लेते रहे। ये है राय बसिन साहब की। सर अब अपडेट दे दें एक बार प्लीज। सर कल जो चारों शॉर्ट थे वो सारे नफे में आ गए। आपको कहा था क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, जुबिलेंट फूड 1710-15 बेचा तो 1659 बिका है। SRF 3640 पे कहा था, 3555 बिका है, प्रॉफिट बुक कीजिए। अडानी 343-44 वाला 35.5, और JSPL 140 बिका है, 144 वाला। टाटा मोटर आज आपको दिया था 98, वो 9150 बिका है। तो जिसमें मंदी है वो सब में प्रॉफिट बुक कीजिए। सेल में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अगर हो गया है तो यू विल एग्जिट, बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल। दूसरा आपका लॉन्ग था सन टीवी, उसमें भी अगर स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट कीजिए। हाँ, तो अनिल जी यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। अगर आपको मार्केट में अनईजी फीलिंग है तो निकलिए, कैश रेज करिए। अब आप कहें तो मेरे पे 3 कॉल हैं, 2 सेल है और 1 बाय है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब 1 सेल और 2 बाय, पहले 2 बाय कॉल ले लें सर आपकी। जी बताइए। नहीं सर, 1 बाय है, 2 सेल है। ओके, 1 बाय है तो बाय कॉल बताएं सर। सर M&M फाइनेंस खरीदिए, 65.5 का भाव है, 65, 65, 61 का स्टॉप लॉस, 75 से 80 का टारगेट। ये M&M फाइनेंस में एक न्यू ब्रेकआउट है। दिस विल बी द लार्जेस्ट बेस्ट NBFC टू प्ले ऑन द इंक्रीज इन ट्रैक्टर सेल्स एंड सो ऑन, जो महिंद्रा बहुत बुलिश है। M&M इज द बाय, M&M फाइनेंस सर। ओके, स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस क्या है सर इसमें? सर 61 रुपए है, आज का जो लो था 61 रुपए है। आई मीन 161 का स्टॉप लॉस है सर। ओके, M&M खरीदें, 165-166 की रेंज में अभी चल रहा है, यहीं पे ले लीजिए। 161 का स्टॉप लॉस, 175 से 180 तक की रेंज के टारगेट आपके लिए बनेंगे M&M में। तो एकमात्र बाय कॉल है अभी क्लोजिंग वाले शो का, लेकिन 2 शॉर्ट कॉल और हैं बसिन साहब की लिस्ट में। बताइए सर। पहला एक्सिस बैंक है सर, 370 से 72, 380 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट। सबसे वीक बैंक ये है, इसको बेचिए। बिल्कुल, अभी एक्सिस बैंक पे ऑलरेडी बिकवाली की राय सुमित जी की तरफ से भी आएगी। सुमित जी, आपके विचार काफी मिलते हैं। 370 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करिए। एक्सिस बैंक में 380 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 380 स्टॉप लॉस, 350 टारगेट। ये है बैंकों में कमजोर बैंक एक्सिस बैंक, जहां पर शॉर्ट करने की राय बसिन साहब की। दूसरी शॉर्ट पिक सर। दूसरा है सर बजाज फाइनेंस, 2355 रुपए चल रहा है। इसमें 2390 का स्टॉप लॉस रखिए और ये वापस 2200 रुपए जाएगा। 2200-2205 का टारगेट। ओके, 2200 के आसपास के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में करें बिकवाली। 2355, 2355 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करना है। 2390, 2390, ये है हायर रेंज जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2200-2205 की रेंज में यहाँ पर आए आप अपनी पोजीशन काट लें, और पोजीशन के लिए टारगेट का इंतजार न करें। अगर टारगेट के पहले भी काट ले तो कोई हर्ज नहीं। जी हाँ, ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय इस वक्त आती हुई बसिन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर आपका, और 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी BTST कॉल्स के साथ थोड़ी देर में, तब हम वापस बात करेंगे आपसे। ओके, इस बीच और भी स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और वहां पर अब फोकस कर लिया जाए। अच्छा, उससे पहले खबरों वाले शेयर एक बार समझ लें। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए कौन से शेयर हैं जो सुर्खियों में हैं?
जी, आज फार्मा शेयरों से जुड़ी काफी सारे खबरें आई हैं बाजार खुलने के बाद में। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कल आपके भी नंबर्स आए हैं, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा यूएस एफडीए से दवा को अंतिम मंजूरी मिली है। शरीर में आयरन की मात्रा अगर कम हो तो इस दवा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ, यहाँ पर भी कंपनी को इसी दवा से जुड़ी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। तो दोनों स्टॉक्स फोकस में थे आज। ऑयल एंड गैस कंपनियां भी पर भी नजर रखी, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़ी भी एक अपडेट आया है। और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर बयान आया। उनका कहना है कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए घरेलू स्टील के इस्तेमाल पर जोर होगा। 1 से 15 जून के दौरान फ्यूल मांग करीब 80 से 85% रही है, और अगले 10 साल में ऑयल रिफाइनिंग क्षमता 450 से 500 मेट्रिक टन पर एनएम तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं जिसके चलते ऑयल एंड गैस कंपनी भी फोकस में थी। आईओसी एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, करीब 5,490 करोड़ प्रति किलो की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। इसके चलते आईओसी फोकस में था। टाटा कम्युनिकेशंस, सुबह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आई थी उसके चलते भी आज तेजी थी। इसके अलावा नई केबल के जरिए क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कंसोर्शियम एशिया पैसिफिक में सबमरीन केबल लगाने पर काम जारी है। इस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। टाटा मोटर्स में करीब 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, 95 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर पर। आरईसी में एक बड़ा सौदा हुआ है 12 लाख शेयरों का 107 रुपए प्रति शेयर पर। और इसके अलावा मिश्र धातु में भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं, 12 लाख शेयरों के दो सौदे यहाँ पर देखे गए हैं। तो कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं और कुछ खबरें हैं जिनके चलते आज एक्शन काफी था। ओके, काफ़ी बढ़िया एक्शन हमने इन कुछ स्टॉक्स में बनते हुए देखा है, और नज़र रखते हैं कि किस तरह का और एक्शन आज बाजार में बनेगा इस समय। मारुति सुजुकी ग्राहकों को लोन के ज़्यादा विकल्प के लिए कुछ यहाँ पर इन्होंने करार किया है इंडसइंड बैंक के साथ। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ भी करार करा था ग्राहकों को लोन देने के लिए, और अब इंडसइंड बैंक के साथ भी इन्होंने करार किया हुआ है। तो ये एक अपडेट आपके लिए आ रहा है जहाँ तक मारुति सुजुकी और उसके इंडसइंड बैंक के साथ करार की बात है। आरईसी पर पूजा ने बात करी, जिस तरह से एक्शन आज स्टॉक में देख रहे हैं, कल इसके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले पॉजिटिव है। और विश्वेश जी, 2-3 दिन पहले आरईसी पर आपकी खरीदारी की कॉल आई थी, वहां से स्टॉक बढ़ा भी है। कुछ टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन करना चाहिए, अभी भी और पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरईसी पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है दीप कि जिस हिसाब से आईसी के अंदर में ओवरऑल ब्रेकआउट आया, पोजिशनली काफी अच्छा है, और अभी जिस हिसाब 107 के आसपास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अभी भी जो है हायर लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है। और अगर फुटफॉल रेशियो की स्पेशली बात करें तो 1 के नीचे चल रहा है। और जहां तक आरईसी की ऑप्शंस की बात करें तो 110 के कॉल में 16,70,000 शेयर है, ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर है। तो मुझे लगता है 110 इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक 104 के नीचे जाना चाहिए। तो जितना आप 104 के नजदीक खरीदते उतना अच्छा है। वो मेरे हिसाब से 110 वुड बी द फर्स्ट टारगेट। मैंने उस दिन 103 पर रिकमेंड किया था, 116 का मेरा टारगेट है, लेकिन 110 पे आज बहुत ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग हुई, तो मुझे लग रहा है कि 110 के आसपास बुक करे। 110 के ऊपर में फिर आप 116 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बट फिलहाल मेरा ऐसा मानना है जब तक 104 के नीचे नहीं जाता तब तक व्यू पोजिशनली बुलिश है। बिल्कुल, तो बुलिश व्यू है जहां तक आरईसी का सवाल है। 110 का पहला स्तर देखें और उसके पार जाता है तो फिर 116 के लेवल्स भी आ सकते हैं। बंसल जी, वायदा कारोबार गोदरेज कंज्यूमर टॉप गेनर है इस समय, अच्छी गेन्स आ रही हैं और अच्छा होल्ड आउट भी कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर कोई ट्रेड सर? बिल्कुल दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा, ये स्टॉक सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो इतनी मार्केट में वोलेटिलिटी हुई, निफ्टी नीचे में 9728 तक गिर के आया। इस स्टॉक ने इंट्राडे के अंदर अर्ली चार्ट्स पर एक भी ब्लैक कैंडल नहीं बनाई है। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। और दीपांशु, जिन स्तरों पे चल रहा है, अगर फर्दर खरीदारी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वेट करें। अगर क्लोजिंग 645 के अराउंड ही आती है जिन स्तरों पे चल रहा है, तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तब ऊपर में 660 पहला टारगेट होगा और 668 दूसरा टारगेट होगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए गोदरेज कंज्यूमर पर। अविनाश जी, कोई फंडामेंटल राय किस वजह से गोदरेज कंज्यूमर में इतनी तेजी आ रही है? क्योंकि बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स से इतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है। डाबर कुछ नहीं कर रहा है, एचयूएल 2-3 दिनों से एक रेंज में है, मैरिको कोई एक्शन नहीं, आईटीसी तो बल्कि 3-4 दिनों से गिर ही रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में इतनी बड़ी तेजी क्यों? कुछ व्यू सर यहाँ पर?
मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा कॉर्पोरेट रीज़न है। आई थिंक ये बाइंग भी काफ़ी थोड़ी सरप्राइज़िंग है, 5-6% जो स्टॉक बढ़ा है। बट आई थिंक मैनेजमेंट जी की जो कमेंट्री थी वो मेरे ख़्याल से काफ़ी पॉज़िटिव थी। उनका मानना था कि 1 आध 2 क्वार्टर के बाद वापस जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफ़िनेटली कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन शायद कॉर्पोरेट इस कॉर्पोरेट से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि ऐसा थोड़ा अनयूजुअल मूव है। दूसरे एफएमसीजी कंपनीज़ के मुकाबले में ये जो मूव आया है, ये शायद कोई कॉर्पोरेट एक्शन के इंतजार में पहले से हो रहा है। ओके, कुछ और एक्शन होगा जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, बट फिर भी बढ़िया तेजी है गोदरेज कंज्यूमर पर। नजर रखिए स्टॉक पर, वायदो कारोबार का टॉप गेनर है इस समय, तो वहां पर अच्छी मूव आ रही है। सुमित जी, टीवीएस मोटर्स सुबह भी इस स्टॉक पर चेक लिया था, बाजार की वॉलेटिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इस स्टॉक को, तो ये एक अच्छी बात है। सुबह भी 2-2.5% ऊपर था, अभी भी 2-2.5% ऊपर है। यहां से और स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे हैं टीवीएस मोटर्स पर? बिल्कुल, इसके चार्ट्स में थोड़ा भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। टीवीएस मोटर के अंदर अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा भी कोई गिरावट आया नहीं है। स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट नहीं आते तब तक बाय साइड में बने रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में 358 360 का रेजिस्टेंस है। 358 360 का लेवल टूटने के बाद टीवीएस मोटर में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और फिर ऊपर में 370 375 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी का मौका बिल्कुल बनेगा और अभी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो नजर रखिए टीवीएस मोटर्स पर। वॉलेटाइल एक्शन रहा है बाजार में, पर उसमें इस स्टॉक ने अपनी गेन्स होल्ड करके रखी हुई हैं इस समय। कुछ ही देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी बस आने की तैयारी में है, जानेंगे कि अब किस तरह का मार्केट एक्शन देखना चाहिए। जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, थोड़ी खबरों के दम पर भी मार्केट में एक्शन आते हुए दिख रहा है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े बढ़ रहे हैं, तो बाजार की चाल कैसी रहेगी उस पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वागले साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स में एक ट्रेंड रिवर्सल आज आया है, 2-2.5% की गिरावट है। क्या यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है या फिर थोड़ी और गिरावट होगी? किस तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्टॉक पर? दीपांशु, ऊपर में ये स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया है और 1420 के आसपास, 1420 और 1430 में इसने एक आज मॉर्निंग में एक टॉप बनाया है 1430 के ऊपर। मुझे लगता है वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। ये लेवल पे बिकवाली करने का कोई मतलब नहीं है। 1370 1350 ये एक सपोर्ट है। मुझे 1350 भी ब्रेक करते हुए दिख नहीं रहा है, तो 1350 1400 ये रेंज होगी। बिल्कुल, नजर रखिए अपोलो हॉस्पिटल्स पर। कुणाल जी, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, कल भी हमने स्टॉक को हाईलाइट करा था, अच्छी तेजी आई थी स्टॉक में और लगभग आज उतना ही रिवर्सल हुआ है जितनी कल की तेजी थी। तो अगर कल किसी ने ट्रेड मिस कर दिया तो ये एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है या फिर वॉलेटाइल बाजार में अवॉइड करना चाहिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज? नहीं, देखिए बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन खरीदे थोड़ा और नीचे मिल जाए तो। और मुझे लगता है कि 380 तक के दाम इसमें मिल सकते हैं। जिस तरह का एक करेक्शन अभी शुरू हुआ है, इस करेक्शन में 380 तक के लेवल्स आईसीआईसी सिक्योरिटीज में देखने को मिलेंगे, तो वहां पर खरीदने में कोई हर्ष नहीं है। मुझे लगता है 370 के आसपास एक अहम सपोर्ट है, 380 के आसपास खरीदने और मध्यम से लंबी अवधि में मुझे लगता है 480 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज। डिप आया है, अच्छी खरीदारी के लेवल्स हो सकते हैं ये आ रही है आपके लिए कुणाल जी की राय। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से स्ट्रैटेजी तैयार है, पर उससे पहले ऑलरेडी तैयार है कल के 2000, तो बिगुल बजा के जान लेते हैं कहां पर रिकमेंडेशन आ रहा है। जी सर। दीप, इस वक्त बैंक निफ्टी 20,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। 20,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा है पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करने की राय है 20,200 का कॉल ऑप्शन लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। या तो सीधे सीधे आप फ्यूचर्स खरीदें, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा, पोजिशनल नहीं। अगर इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर्स खरीदें, अदरवाइज 20,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें। पहले तो मैं बता दूं कि क्या वजह है मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। पहली चीज़ तो ये कि चीन की सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो थोड़े से राहत देने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि हल्की फुल्की झड़प हुई है, किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है और उस लिहाज से एक मामला बहुत बड़ा नहीं है
और ये आप बातचीत से समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। दोनों ही देश मिलकर बातचीत से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा बयान है जो आता हुआ दिख रहा है। ये बयान वाकई में काफ़ी राहत देने वाला है। अगर वाकई में किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है, कई बार होता है ना कि आपस में बातचीत के वक्त है ना आप गर्मा गर्मी हो जाती है, और उस गर्मा गर्मी में आप है तो सैनिक हैं, और जाहिर सी बात है हम लोगों के मुकाबले में उनका जोश देश के लिए और सीमा के लिए बहुत ज़्यादा है, और होता भी है, और ये लगभग सभी सैनिकों के साथ होता है। तो वो जो झड़प हुई है, उस झड़प में ये बताया जा रहा है कि किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है, सिर्फ ये दोनों तरफ के सैनिकों की तरफ से हुआ है। 4 सैनिक बताया जा रहा है चीन के भी मारे गए हैं। तो अगर वैसा है तो फिर ये मामला बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि फायरिंग वाला मामला होता है तो फिर है ना बात बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि प्लान्ड है। जो आपस में झड़प होती है वो बातचीत करते करते गर्मा गर्मी में भी हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें, तो अगर वैसा है तो ये एक बड़ी रिलीफ वाली बात है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक 20,200 का कॉल ऑप्शन जो 325 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे खरीदा जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, 375 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे खरीदा जा सकता है। 325 रुपये का 50 रुपये की रिस्क लेकर स्टॉप लॉस लगाइए। 325 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहा हूँ। 325 वाला 25 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 450 से 500 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये नोट कर लीजिए। 20,200 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, इसी एक्सपायरी का, 375 पे लेना है। 325 का स्टॉप लॉस, 450 से 500 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। और एक चीज़ और, खरीदारी करने के मामले में थोड़ा सा आपको है ना अलर्ट रहना है, फास्ट रहना है। जल्दी से कर लें, बहुत ज़्यादा लंबे मुनाफे के लिए रहें तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहें। मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं, उस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी हो चुकी है। अब आप चाहें तो बिगुल बजाकर 2:30 बजे की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, अब बिगुल बजाकर जान लेते हैं कि अनिल जी की बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है। हालांकि बैंक निफ्टी की चाल उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है, और उन लेवल से भी देखिए एक अच्छी रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी पर बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, अच्छे संकेत आ रहे हैं भारतीय बाजार में, जैसे आपने अभी रिकवरी की बात करी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स पे बात करें तो वहां पर भी तेजी फिर से बन रही है। 400 अंक से ज्यादा की तेजी डाउ फ्यूचर्स में है। यूरोप के बाजारों में आज अच्छा ट्रेड देखा है, बाकी के एशिया के बाजार भी काफी पॉजिटिव रहे। तो ग्लोबल क्यूज तो सर काफी पॉजिटिव है, और फिर से थोड़ी दिख रही है जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। वैसे हम एक्चुअली देखा जाए तो दीप, हम कहाँ ग्लोबल देख रहे हैं अभी। आज तो ग्लोबल देखने का कोई मतलब है नहीं। हमें जो कुछ भी डील करना है हमारे लोकल ट्रिगर से करना है, और लोकल ट्रिगर के हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब देखते हैं जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मेरा ये समझना, देखिए आपको याद होगा हम आज इसलिए शो जल्दी शुरू किया, 1:40 1:45 पर जब आप मुझसे बात कर रहे तब भी मैं यही कह रहा था कि जो ये कुछ भी झड़प हुई है वो झड़प प्राइस में आ चुकी है। 9,600 माफ़ कीजिएगा 19,600 19,650 उस वक्त बैंक निफ्टी था। निफ्टी उस वक्त 9,750 के आसपास था। तो हो गया जो कुछ होना है, ठीक है। एक नीजर रिएक्शन लोगों को डर के तौर पर आता है कि अरे चीन और हमारा झगड़ा हो रहा है। झगड़ा कई सालों से कई बार कितनी बार हुआ है। अगर हल्के लेवल पर हुई है तो उतनी चिंता करने की बात नहीं, लेकिन इसके साथ ही आप और कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते कि नहीं कुछ खराब नहीं हो सकता है, या सिचुएशन कुछ और ऊपर नीचे नहीं हो सकते। तो मेरा ये पॉइंट है कि सावधानी रखें। पॉइंट वही है, 10,000 ऊपर की रेंज है जिसे पार करना मुश्किल होगा। 10,000 10,050 आपने अटकने वाला जो रेंज है, वहाँ पर आए तो प्रॉफिट बुक करिए। नीचे 9,725 9,800 आपके लिए बढ़िया खरीदारी की जगह है, वो लीजिए। 19,500 से 19,550 से 19,750 खरीदारी की रेंज है बैंक निफ्टी पर, और 20,500 से 20,650 बिक वाली की रेंज है। अगर वहाँ मिले तो वापस 20,500 20,650 की रेंज में आए तो बेचे। तो मैं रेंज के किसी सिरे का इंतज़ार कर रहा हूँ। आएगा ऊपर तो बेचेंगे उस लेवल पर 20,500 के आसपास से सोचेंगे। 10,000 10,050 आए तो वहाँ पर बेचने की सोचेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना है 1 घंटे के लिए। खाली एक बैंक निफ्टी पर मैंने जो आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, धीमे धीमे वो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। जहाँ भी आपको लगे नहीं बाजार का मूड ठीक नहीं लगा, प्रॉफिट ले लें, निकल जाएं, क्योंकि प्रॉफिट भी तुरंत फटाफट आपको बुक करना जरूरी है। जी दीप।
बिल्कुल। तो क्विक ट्रेड लीजिए, क्विक रहिए अपने फीट पर। निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं है अभी। थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी पर ट्रेड ऑलरेडी आपको अनिल जी बता चुके हैं, तो वहां पर आप फोकस कर सकते हैं। बढ़िया मूव्स आ रही हैं और मार्केट में रिकवरी भी आई है। अब थोड़ी थमती हुई भी दिख रही है वो रिकवरी। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको आज बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। आज कैश मार्केट के स्टॉक्स काफी एक्टिव हैं। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की तो बात होती रहती है, रैडिको में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेड सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकली ये स्टॉक एक्यूमुलेशन में ट्रेड कर रहा है और आपने राइट लेवल पे आइडेंटिफाई करा है। मेरी समझ से 340 का स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, और 340 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी करनी चाहिए। स्टॉक एक बेस बना रहा है और एक बार 355-56 के ऊपर निकलेगा तो 386 386 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो रेडिको खैतान में खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ दीपांशु आपसे गुजारिश है एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिल्कुल, चार्ट कॉर्नर का बिगुल आपके लिए आ रहा है। आप कतार में हैं, उससे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपसे आगे निकल चुके हैं विश्वेश जी। मेरे से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, इसलिए पहले मेरा आ गया 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी, और उसके बाद दीप ने दूसरा सवाल पूछ लिया। पहले बिगुल विश्वेश जी के लिए BTS डबल टी का, और उसके तुरंत बाद चार्ट कॉर्नर। विश्वेश जी बताएं सर। कि मैंने जब आपको मैसेज किया था उस वक्त तो काफी रेट नीचे था, 1180 के आसपास आइडेंटिफाई किया था। स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्री को अभी 1205 हो गया मेरे हिसाब से। अगर आप पोजिशनली खरीदते हो, थोड़ा नीचे आता है तब भी खरीदते हो, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने अपने मेजर स्विंग हाइज निकाले हैं और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है एटलीस्ट 1260 तक जाना चाहिए यहाँ से। तो अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करते हो तो 1180 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट होगा 1240, दूसरा टारगेट होगा 1260। बालकृष्ण इंडस्ट्री खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस से विश्वेश जी क्या रखना है? 1180। 1180, बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी बात करने के बाद काफ़ी एक्चुअली 4-5 मिनट निकल गए, तो उसमें तेज़ी से भाग गया और इसी वक्त मार्केट में मूव भी आया। दोनों चीज़ें एक साथ हुई, मार्केट का मूवमेंट भी एकदम तेज़ी से इसी वक्त आया। तो चलिए एनीवे, आप यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। 1180 तक आए तो और खरीदिए। 1240-1260 के टारगेट के लिए विश्वेश जी की राय बालकृष्णा इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की। आइए, और अब यहाँ पर बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज था, काफी बढ़ चुका है जब टेक्स्ट किया था, और अब विश्वेश जी ने कवर करा है तो नो पॉइंट रिपीटिंग। तो इसको अनिल जी हम ड्रॉप कर रहे हैं। विश्वेश जी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। को पीटने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, तो कॉल विड्रॉन, नो चार्ट कॉर्नर। लेकिन साथ ही विश्वेश जी आपके लिए एक धन्यवाद का मैसेज आया है, और वो आपके प्रिय श्री किरण जी की तरफ से है। किरण जी ने मैसेज किया है कि विश्वेश जी को धन्यवाद पहुंचाया जाए, क्योंकि आज सुबह आखिरी कॉल उनका था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने का। आपने जो रेंज बताई उसी पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 1175 से 1182 की रेंज में। 1160 का उनका स्टॉप लॉस था, 1205 और 1220 के टारगेट के लिए। तो 1205 का टारगेट तो आपकी मदद से हासिल हुआ, 1220 की तरफ वो भी बढ़ रहे हैं आपके साथ साथ। तो किरण जी की शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद आपके सामने। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जितने भी जी बिजनेस के पैनलिस्ट हैं, जब वो जी बिजनेस के पैनल पे नहीं होते हैं, आशु मदान जी, किरण जी, सब जी बिजनेस ही देख रहे होते हैं। अनिल जी, यही कंक्लूजन निकला है किरण जी के मैसेज का। नहीं तो और क्या देखेंगे बंसल जी? आपके होते हुए कोई दूसरा चैनल कोई देखेगा क्या? क्या गजब कर रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, सब लोग आपको देखने आते हैं, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। पूछो कुणाल जी को। कुणाल जी बताइए, आप आते कि नहीं आते बंसल जी को देखने? अनिल जी, मैं तो पूरे दिन बंसल जी को ही देखता रहता हूँ अनिल जी। तो डेफिनेटली बंसल जी आपका देखिए नूरानी चेहरा, अनिल जी आपका चेहरा देखे बिना मतलब मुझे तो खाना हजम नहीं होता अनिल जी। तो डेफिनेटली चलिए, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि चाहे आशु जी हो, संदीप जी हो,
विकास सेठी साहब हो, जब भी बात करो, कोई भी बात बोलो, तुरंत मैसेज आ जाता है, इसका मतलब क्लियर कट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना, एक जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो वागले साहब इसको वाउच कर सकते हैं। वागले साहब, इस पर आपसे राय लूंगा मैं कि आमतौर पर अच्छा, वागले साहब डिस्कनेक्टेड है, वागले साहब कनेक्टेड हों उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये राय फिर मैं ना अविनाश जी से लेता हूँ, क्योंकि हम सब में सीनियर अविनाश जी है, जिन्होंने ढेर सारे ब्रोकरेजेस में काम किया है, लंबा अनुभव है उनका जॉब करने का। अविनाश जी, पहले ऐसा नहीं होता था? जब भी ये सब चीज़ें होती थी तो हमेशा टीवी म्यूट पे रहता था डीलिंग रूम में या ऑफिसेज में। अब ये है कि हमने वो म्यूट वाला बटन हटवा दिया। अब हर एक जगह, हर एक डीलिंग रूम में, हर एक ऑफिस में जो चैनल चलता है वो आवाज़ के साथ चलता है, पूरी उसमें वॉल्यूम होती है, साउंड होती है, आवाज़ होती है, ताकि लोग सुन सके कि हम कह क्या रहे हैं। बराबर है, ये बदलाव आया कि नहीं आया? राइट है। और जैसे कुणाल जी ने कहा, आपका चेहरा और मेरे ख्याल से जो पैनलिस्ट है यहाँ पे, इनका जो व्यू होता है वो डेफिनेटली मार्केट्स में बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट और ट्रैक किया जाता है। तो आई थिंक ये आप ही का क्रेडिट है। तो ऑल 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 कांग्रेट्स टू यू। तो चलिए, बढ़िया है, आप सब लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, मैं एक और बदलाव की बात कहना चाहता हूं। अनिल जी, न केवल अब जो है लोग जनरल न्यूज चैनल नहीं देखते हैं अनिल जी, जैसे अब देखिए आज जिस तरह की स्थिति बनी है, आमतौर पर ऐसे में सब लोग जनरल न्यूज चैनल देखते हैं देखने के लिए कि क्या तनाव भारत और चीन के बीच में हो रहा है। लेकिन अब अनिल जी, लोगों ने ये देखना बंद कर दिया, पूरी तरह लोग समर्पित हैं जी बिजनेस को। तो ऐसी खबर हो, चाहे जनरल खबर हो, चाहे कोई और प्रकार की खबर हो, हमेशा लोग जी बिजनेस देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर खबर इंपॉर्टेंट होगी तो डेफिनेटली यहां पर सबसे पहले कवर की जाएगी। जनरल बिजनेस न्यूज चैनल से भी पहले आप खबर दे देते हैं अनिल जी। बिल्कुल, और स्पेशली जो कोरोना वाले मामले में तो जो था वहाँ हमने ज़रूर दी, आज नहीं दी तो उसके भी रीजंस हैं। इसलिए नहीं दी कि ये खबर ऐसी थी जो मतलब हवा में देने वाली नहीं है। कोई खबरें आप सोर्स, ऐसा नहीं कि हम कोई सोर्स बेस्ड खबर नहीं चलाते हैं, हम वायर्स से भी उठाते हैं। ये खबर भी वायर्स पे थी। देखिए, वायर से खबर उठाने में भी एक है ना, मतलब थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि वायर्स पे कोई खबर आप ऐसी उठा लें, स्टॉक से रिलेटेड हुई, मार्केट से रिलेटेड हुई, चल जाती है, एक बार ठीक है। कई बार आ भी जाता है, खंडन आता है कंपनियों का, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, वो कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है। कई बार वायर्स पे रिजल्ट गलत चल गए, हमने उठा के चला दिए, फिर पता चला गलत थे, तो हमको भी सॉरी बोलना पड़ता है, ये अपनी जगह। लेकिन ये ऐसे मामले में जहाँ सॉरी की गुंजाइश है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। जब मामला देश का हो, देश के सैनिकों का हो, बॉर्डर का हो, सीमा का हो, तो बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और कोई दिक्कत नहीं, खबरें लेट चलेगी, आराम से चलेगी, जल्दी क्या, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा है 2 घंटे बाद मार्केट गिर जाएगा, गिरना होगा तो नहीं, गिरना होगा तो नहीं गिरेगा। लेकिन इन खबरों के दम पर मार्केट बढ़े गिरे, या ये खबरें हम सबसे पहले चला दें, ये इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, इस दौड़ में पड़ना ही नहीं है। हम आराम से, जब तक सरकार या सरकारी सूत्र या फिर आर्मी कंफर्म ना कर दे, तब तक हमें इस तरह की खबरें नहीं चलानी है। ये क्लियर कट है। खबर सुबह 8 बजे से, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 8 बजे से मुझे खबर में के संकेत आ रहे थे। 9:30 बजे मैंने खुद अपने ऑफिशियल ग्रुप में डाला कि भाई ज़रा कंफर्म कीजिए, कहीं गवर्नमेंट सोर्सेज से कहीं से कोई खबर कंफर्म होती है तो बताइएगा। फिर पता चला कुछ वायर्स पे खबरें आई है, हमने कहा नहीं, वायर से नहीं चलाएंगे, तो ये तो ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जो बात हो रही थी वॉल्यूम के साथ की, तो वीके शर्मा साहब का भी मैसेज मुझे आया है। वीके शर्मा साहब कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपका चैनल, आपके शोज़, सारे के सारे शोज़ फुल वॉल्यूम के साथ सारे ऑफिसेज में चलते हैं। और इसी बीच इसको देखते देखते आशु मदान साहब ने भी कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ें बदली है। पहले जो म्यूट पर चैनल देखे जाते थे, अब आवाज़ के साथ देखे जाते हैं, साउंड के साथ देखे जाते हैं, पूरी तरह से सुने जाते हैं। सिर्फ देखें, पहले सिर्फ मतलब वो टीवी की तरह देखा जाता था, अब टीवी और रेडियो दोनों है, सुना भी जाता है। और इसी बीच हमारे साथ एक और रिक्वेस्ट आई है फ़ोन अ फ्रेंड की, और वो है सचिन जी, सचिदानंद तेकर ने मैसेज किया है, बोले मुझे लाइफ लाइन यूज़ करनी है फ़ोन अ फ्रेंड। तो भाई डायरेक्टर जी फ़ोन लगाया जाए सचिन जी को, वो एक BTST कॉल देना चाहते हैं। सचिन जी जब तक BTST कॉल देंगे तब तक मैं कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर वागले साहब का रिएक्शन ले लूँ जल्दी से, वागले साहब से। और इस बीच संदीप तैयार है। अच्छा, संदीप से पहले बात कर लेते हैं। HPCL रिजल्ट आने वाले हैं आज। संदीप, अनुमान बताइए।
देखिए सर, नंबर्स तो खराब रहेंगे, हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीपीसीएल के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लगभग उसी साइज स्केल की कंपनी है ये, और हमारा अनुमान है जैसे हम बीपीसीएल ने रिपोर्ट किया था EBITDA लेवल पे भी, यानी कि कामकाजी फ्रंट पे भी घाटा आएगा, वैसे ही नंबर्स यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाजी घाटा ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। 17.5% इनकी आय घटेगी, और पूरा जो इम्पैक्ट है इस बार इन्वेंट्री जो मार्क टू मार्केट ये करते हैं, क्रूड अगर आप देखें $63 वाला $50 आया, तो करीब करीब $13 के आसपास की जो इन्वेंट्री इनको राइट डाउन करना है मार्क टू मार्केट करके, उसमें करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंट्री घाटा होगा, और उसी से पूरी जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखेगी। तिमाही दर तिमाही मार्जिन नेगेटिव हो जाएंगे, और जो घाटा है वो करीब 950 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा, 750 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले। एक और फैक्टर है रुपए की कमजोरी, क्योंकि इनके विदेशी कर्ज काफी ज्यादा है, तो फॉरेक्स लॉसेस यानी कि जो फॉरेक्स घाटा है वो भी इस बार काफी बड़े पैमाने पे होता हुआ दिखेगा। तो ये दो बड़ी दिक्कतें हैं इस बार जो कि नंबर्स में इंपैक्ट करती हुई दिखेंगी, जिस वजह से काफी खराब नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और जो $2 के आसपास के GRMs ये कमाते हैं जो प्रति बैरल की रिफाइनिंग पे, वो घटकर आधे से $1 के आसपास इस बार देखने को मिलेंगे। तो नेट नेट नंबर्स बहुत खराब रहेंगे। इंपॉर्टेंट यही होगा देखना कि ये जो रुपया कमजोर हुआ है उस वजह से इनके जो फॉरेक्स लॉसेस हैं वो कितने आए हैं, इन्वेंट्री घाटा कहाँ पे आता है, और तीसरी बात है वाइजाक में इनका बड़ा क्षमता विस्तार चल रहा है, उसको लेके मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, कब तक वो पूरा होता हुआ दिखेगा, उसका इंपैक्ट कब आएगा, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL पर आए। और HPCL पे मैं कल से 2-3 बार पूछ चुका हूँ सबको, वागले साहब को, इनको, किसी को रिजल्ट के पहले कुछ करना ही नहीं है, तो इस बार मैं फिर से पूछूंगा भी नहीं, जाने दो, रिजल्ट के पहले किसी को कुछ नहीं करना है। एक स्पेशल BTST कॉल लेकर आ रहे हैं सचिन जी, लेकिन उससे पहले बेयर क्रॉप साइंस। कुणाल जी, आपका फेवरेट बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके पोर्टफोलियो में तो हो गई, खैर जो स्टॉक बढ़ता है वो तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में निकल ही जाता है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका, जैसा कि बेयर क्रॉप साइंस, लेकिन बेयर क्रॉप साइंस आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, बताइए इसके लेवल्स क्या है? सबसे पहले तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है। दूसरी चीज, मैंने और राकेश जी ने हाल ही में इसमें खरीदारी की राय भी दी है 10 की कमाई में। तो बेयर क्रॉप केयर बिल्कुल अनिल जी होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। अब ये ट्रेडिंग लायक शेयर बिल्कुल भी नहीं है, वो इसमें बहुत कम लिक्विडिटी रहती है, तो रिजल्ट के लिहाज से बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। इसमें एक स्टॉप लॉस रखें और बड़ा स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय है। इस स्टॉक में जो निवेशित हैं उनको निवेशित रहना चाहिए, जो अभी तक निवेश नहीं कर पाए गिरावट का इस्तेमाल करें बाय करने। ओके, गिरावट का इस्तेमाल करें और खरीदारी करें, यह है बेयर क्रॉप साइंस पर आपके लिए राय। आइए सचिन जी तैयार है बिगुल उनके लिए, सचिन जी के लिए BTST का। सचिन जी के लिए स्पेशल BTST कॉल। सचिन जी बताइए सर, क्या करना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून जी, थैंक यू सो मच। ये एक ऑप्शन ट्रेड है एंड स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। ये काफी समय के बाद इसमें जो लगातार एक हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस थी, आई थिंक वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आज ट्रिगर हो चुकी है ऑन द नेगेटिव साइड। 550 एक काफी अहम सपोर्ट था एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे के ट्रेड्स आने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएटली 520 515 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो ये पर्टिकुलर मूव पार्टिसिपेट करनी है आपको 550 के पुट ऑप्शन द्वारा, जो लगभग 20.50 की रेंज में आपको लेना है। 15.30 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 36 का। काफी समय से इसमें जो सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस कहीं जाकर डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर आज ऑप्शन यूटिलाइज किया। ये जनरली एक अच्छे ट्रेंड में रहा है स्टॉक, बट पिछले कुछ हफ्तों से एक साइडवेज जोन पे चला गया था और साइडवेज से मुझे लग रहा है अभी वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। तो डेफिनेटली 550 के पुट ऑप्शन से इसे कंसीडर करना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, भारती एयरटेल, इसमें तो आपकी बड़ी गहरी पकड़ है ही सचिन जी। मुझे नहीं लगता कि आप कभी शायद ही इसमें, जब से मैंने ट्रैक करना शुरू किया आपको, और आपने तो खैर भारती पहले से ट्रैक किया होगा, जब से मैंने आपको भारती एयरटेल ट्रैक करते हुए ट्रैक करना शुरू किया, तब से आपके कोई कॉल गलत गए नहीं है। तो 550 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, कितने मिल रहा है सर ये अभी? ऑप्शन सर, पुट ऑप्शन खरीदना है। पुट ऑप्शन खरीदना है जो 21 के आसपास था, अभी 23-24 ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लग रहा है अभी भी लेना चाहिए 36 के टारगेट के लिए एंड 15.30 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये पोजिशनल ट्रेड है, काफी समय के बाद डेटा थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है
मुझे लग रहा है कि अगर इवेंट भी होता है फिर भी मुझे लग रहा है इवेंट की वजह से भी ये ट्रिगर होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। आमतौर पर आप बुलिश रहते हैं, राइट? 100%। ओके, शुक्रिया आपका। और देखिए, एनालिस्ट जो चैनल पे आते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ फॉलोअप कॉल्स भी देते हैं, और वैसे ही सचिन जी भी आप देखिए लगातार भारतीय पर आपको दोनों तरफ राय दे रहे हैं। एक स्टॉक और लाइए आपकी स्क्रीन पर, और आपसे राय लूंगा उस पर मैं, अविनाश जी। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक देखिए कल और आज में काफ़ी टूटा था, और आरती इंडस्ट्रीज पर हमने सिद्धार्थ सेनानी साहब से राय ली थी। मेरे ख्याल से दीप आप ही ने पूछा था सिद्धार्थ जी को कि आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी करेक्शन आया है, कुछ फंड की बिकवाली भी हुई थी, क्या किया जाए, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली आपको कहा था कि बिल्कुल चिंता मत करिए, घबराइए मत। और देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कल की कमजोरी से उबर कर आज 5% मजबूत है। कल ही आपने पूछा था सिद्धार्थ जी से शायद, दीप, या आज सुबह? अनिल जी आज सुबह सिद्धार्थ जी से आज सुबह पूछा था जी सर, पर कल भी इस स्टॉक पर चर्चा हुई थी हमारी सर, क्योंकि एक्शन कल भी इस स्टॉक पर हम देख रहे थे और काफी एक्टिव था कल भी ट्रेड में। वो कुछ स्मॉल वर्ल्ड कैप फंड ने कुछ बिकवाली की थी, और सिद्धार्थ जी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कोई बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये है फंडामेंटल कॉन्फिडेंस। अविनाश जी आपकी राय दीजिए आरती इंडस्ट्रीज पर सर। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, जो कॉन्फ्रेंस कॉल आरती इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का हुआ है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये 4000 करोड़ का ऑर्डर उनको पहले मिला था 10 साल के लिए। इसके जाने से कोई बड़ी दिक्कत इनको उनके टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं रहेगी। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो अभी फ्री है कोई दूसरे कस्टमर्स को माल बेचने के लिए, और काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो डेवलपमेंट हो गया है इससे कहीं ना कहीं इनको कोई मटीरियल फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में है वो आरती इंडस्ट्रीज एक बहुत ही दिग्गज प्लेयर है, जो ये इंडस्ट्री में करीबन 30 साल से काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल से कोई अगर खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। कल का एक अपॉर्चुनिटी अच्छी थी कि ये ऑर्डर के कैंसिलेशन होने के बाद इमीडिएटली एक नीचा करेक्शन आपको देखने को मिला, बट ओवरऑल घबराने की कोई बात नहीं, आगे ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। ओके, आरती इंडस्ट्रीज नजर रखिए। अविनाश जी की तरफ से भी कमेंट्री ज्यादातर पॉजिटिव है, और आज सुबह तो सिद्धानी साहब भी इस पर कॉन्फिडेंस जता के गए हैं। पर चलिए अब स्वागत करते हैं चंदन जी का, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताइए चंदन जी, जिस तरह से दोनों तरफ का एक्शन हो रहा है बाजार में, आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या है सर? बाजार में दोनों तरफ का एक्शन है, और हमने यहाँ पे 2 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो एक तेजी की तरफ रुझान बता रहे हैं, एक मंदी की तरफ रुझान बता रहे हैं। तो पहले ट्रेड के लिए हम डिस्कस करेंगे, ये मेट्रिक्स से रहेगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील आप देखोगे कि बाजार के उठापटक के बावजूद भी अपने आप को पिछले 6-7 दिन से कंसोलिडेट करवा रहा है। नीचे में 136, 135 के सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, ऊपर 150 तक के लिए तैयार हो रहा है। तो वीकली और डेली काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। 18 से 20% का लॉन्ग बिल्टअप है। तो जिंदा स्टील का 150 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो भी ₹4.30 के आसपास चल रहा है। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ₹10 तक टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। जी टारगेट क्या बताया सर? ₹1 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या है? ₹10। जिंदाल स्टील 150 का कॉल, ₹4.30 के आसपास चल रहा है। 1 का स्टॉप लॉस, 10 का टारगेट। ओके, तो JSPL पर खरीदारी की राय है, 150 का कॉल खरीदिए। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है सर? दूसरी LNT में लेने की सलाह रहेगी। देखिए LNT लगातार पिछले 5-6 दिन से लोअर बना रहा है, रेजिस्टेंस आता नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और 3 दिनों से जो 890 का लेवल रेस्पेक्ट करा था उस लेवल को तोड़ के और एक नेगेटिव कैंडल बना के और ऑन साइड का मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए 880 का पुट लेने की सलाह रहेगी। LNT का 880 का पुट ₹20 में ले, ₹10 का स्टॉप लॉस, ₹40 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए LNT। तो LNT पर आप पुट की खरीदारी कर सकते हैं, और आप खरीदारी करिए कॉल्स की JSPL पर। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो दोनों तरफ का एक्शन आप बाजार में इस समय आते हुए देख रहे हैं, और बेहतरीन ट्रेड्स आपके लिए बन रहे हैं स्टॉक्स और सेक्टर्स पर इस समय। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, और जिस तरह से एक्शन आज भरपूर बन रहा है बाजार में, फोकस और किधर आपको करना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं।
कैश स्टॉक्स जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन एक्शन है। एग्री स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बन रहा है। जुआरी एग्रो, जुआरी ग्लोबल दोनों पर अपर सर्किट लगा हुआ है। आयोन एक्सचेंज 10% भाग गया है ये स्टॉक इस समय। कर्नाटका बैंक 4.5% ऊपर है। तो इन सभी स्टॉक्स में आप बेहतरीन एक्शन देख रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट, कुणाल जी, एक और स्टॉक है, काफी बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, कुछ दिनों से वैसे इतना ज्यादा फोकस में नहीं आया, बट गोदरेज कंज्यूमर में एक स्पाइक आया और आज गोदरेज एग्रोवेट भी काफी एक्टिव दिख रहा है। कोई ट्रेड है यहाँ पर सर? देखिए, बिल्कुल एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है 412 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम भी बहुत दमदार हुए हैं। 8 लाख शेयर्स का कारोबार एनएसई पर हुआ है, जो कि पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो जिस तरह का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है एक बार के लिए 460 तक की दौड़ है स्टॉक की, बिल्कुल और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो ब्रेकआउट का स्तर है 412, वहीं का स्टॉप लॉस रखें और 455 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करें। तो मुझे लगता है खरीद करके चलना चाहिए गोदरेज एग्रोवेट। बिल्कुल, तो गोदरेज एग्रोवेट भरपूर एक्शन है, खरीदारी कर सकते हैं आप इस स्टॉक पर चलिए कुछ और नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। एनएमडीसी कल भी स्टॉक खबरों में था, आज नतीजों के दम पर खबरों में रहने वाला है। नतीजे आने वाले हैं, इसके क्या अनुमान है बाजार का? आशीष बताने के लिए तैयार हैं, बताएं आशीष। नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। इनका मुनाफा जो है यहाँ पर आपको 18% की गिरावट देखने को मिलेगी। 1198 करोड़ रहने का अनुमान है। मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। कारण ये है कि तिमाही के दौरान जो ऑक्शंस हुए थे वहां पर भी कुछ खास प्रीमियम देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हम ये मान रहे हैं कि मार्जिन जो है 57% से घटकर 50% रहेंगे और कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा यहाँ पर करीब 29% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तिमाही के दौरान स्टील कंपनियों से आयरन ओर की मांग भी काफी ज्यादा घटी है, इसका भी असर देखने को मिला। कीमतें भी घटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको टॉप लाइन पर भी दबाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा अनुमान है कि करीब 19% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे जो हैं सभी पैरामीटर पर अगर आप देखें तो कमजोर ही आएंगे। बिल्कुल, और चार्ट स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पर हमने कमजोर ही देखा है। सुमित जी, इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया था एनएमडीसी का जब मेटल्स की रैली आई और अब थोड़ा दोनों तरफ के ट्रेड्स दे रहा है। क्या राय है चार्ट पर एनएमडीसी 85 रुपीज पर? लॉन्ग अवॉइड करने की सलाह रहेगी एनएमडीसी में। स्टॉक के अंदर ऊपर में 89 से 90 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे एनएमडीसी में ऊपर में, तब तक बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। और नीचे में जैसे ही ये 82 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसमें गिरावट बढ़ेगी और फिर 80 रुपए से लेकर 78 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार के लिए बाइंग अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, एक बार के लिए बाइंग अवॉइड करने की सलाह है जहां तक एनएमडीसी का सवाल है। पर वागले साहब, हैवेल्स यहां पर एक अच्छा स्पाइक आते हुए देखा है। वोल्टास हैवेल्स आज दोनों ही एक्शन में और हैवेल्स पर अच्छी मूव आ रही है। कोई ट्रेड है इधर सर? नहीं दीपांशु, बहुत ज्यादा साइडवेज है, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है। 560, 559, 560 के पार निकलेगा तो इसमें ट्रेड बनेगा। फिर 572 तक की मैं अपसाइड की बात करूंगा, फिलहाल अवॉइड करें। फिलहाल अवॉइड करिए हैवेल्स को। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी या फिर ब्रेकआउट जरूर आपने आते हुए देखा है, बट इस समय ट्रेड के लिए ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहा है हैवेल्स आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स पर आज नजर डाल देते हैं जहां पर आपने भरपूर एक्शन आते हुए देखा है। बंसल जी, बीएचईएल, कल तो ऑफकोर्स नतीजों का रिएक्शन था, पर आज भी हम नेगेटिव ही ट्रेड देख रहे हैं इस पर। बीएचईएल पर क्या राय आपकी? एक पोजिशनल कॉल थी, वहां पर तो अच्छी परफॉर्मेंस हुई, पर क्या वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है या फिर लगता है कि इन लोअर लेवल से फिर से खरीदारी आ जाएगी इस पर? नहीं दीपांशु, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और ये स्टॉक क्रूशियल लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर आज 28 रुपए 15 पैसे चल रहा है, 28 रुपए 28 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो क्लियरली एक बार ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नेचर है और स्टॉक करेक्टिव मोड में एंटर करेगा। तो किसी ने खरीदा हुआ है तो 28 रुपए के लेवल्स पे नजर रखें। इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। बिल्कुल, तो बेटर ऑप्शंस हैं, पर अगर बीएचईएल की बात करें तो फिर यहाँ पर शायद थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होते दिख रहा है, तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। यह है आपके लिए राय। बालकृष्णा में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, बट सुमित जी, आज अपोलो टायर्स थोड़ा कंसोलिडेशन दे रहा है, या ये क्या नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहा है अपोलो टायर्स, या फिर आपको लगता है कि एक रेंज में रहेगा थोड़े टाइम के लिए? फिलहाल दीपांशु स्टॉक रेंज में लगता है। स्टॉक के अंदर ऊपर में पिछले 7 से 10 दिनों में हमने देखा है कि 110, 111 के आसपास
स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक सीमित दायरे में एक छोटी सी रेंज में स्टॉक में ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 100 से 102 रुपए के आसपास है, तो ये लेवल्स अगर टूटते हैं तब तो इसमें गिरावट आएगी और तेजी ऊपर में 110 111 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि इसी रेंज में घूमेगा कुछ दिनों तक। बिल्कुल एक रेंज में रह सकता है कुछ दिनों तक, जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है इस समय, बट वैसे काफी एक्टिव स्टॉक कर रहा है ये। विश्वेश जी, कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर कोई राय? दोनों तरफ के ट्रेड जिसमें हुए हैं, काफी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक। आज 1300 के ऊपर गया था गैप अप स्टार्ट में, उसके बाद गिरावट आई है, पर अभी भी 1% ऊपर है। अब किस डायरेक्शन में जाएगा कोटक बैंक? आई थिंक दिपांशु, कोटक बैंक का जो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आज के दिन में हुआ है कि उसका जो फुट कॉल रेशियो है वो 1 के नीचे आ चुका है और ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो आज के दिन में फुट में भी अनवाइंडिंग है, कॉल में भी अनवाइंडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1300 के कॉल और पुट दोनों में, जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोटक बैंक में 1300 का जो कॉल और पुट दोनों राइट हुआ है, उन दोनों की अगर आप वैल्यू देखोगे तो 30 प्लस 50 राउंड 80 रुपीज। तो मुझे लग रहा है मोर और लेस कोटक बैंक 1300 से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि 80 रुपए जिसने क्रेडिट ली है वो मेरे हिसाब से ऑफ द व्यू है कि मार्केट कोटक बैंक के केस में शायद 1300 के आसपास ही स्विंग करे। तो मेरा ऐसा मानना है कोटक बैंक पे 1300 की जो स्ट्रेडल है ये बहुत अच्छी शॉर्ट हो सकती है। 1300 की कॉल और पुट दोनों बेच के आप वेट एंड वॉच करिए। ओके, ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स पर आए। आइए, 3 बजने की तैयारी में है और अब हम आपको हर रोज बैन से बेनिफिट देंगे और उसकी वजह ये कि अब कई सारे स्टॉक्स बैन में आने लगे हैं। इससे पहले लेकिन आपको बता दूं, बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9,925 ये है निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी 20,300 पर आता हुआ दिख रहा है। 20,100 के आसपास हमने आपको कहा भी था कि अब यहाँ से 20,050 20,100 के आसपास उस वक्त लेवल थे और वहाँ से जो कॉल का दाम था 20,200 वाले कॉल का दाम 375 के आसपास था। मैं उम्मीद करता हूँ वो बड़ा होगा, इस वक्त ऊपर की तरफ आया होगा। तो ये है आपके लिए बाजार की बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। इस वक्त अच्छी रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। ये है आपके लिए इस वक्त 2% की मजबूती निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1.25% की मजबूती निफ्टी में। आइए अब बैन से बेनिफिट देख लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए, पहले तो कोई स्टॉक बैन से बाहर निकलने की तैयारी में है क्या? बिल्कुल अनिल जी, BHEL बाहर निकल जाएगा बैन से, क्योंकि अब ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल अगर आप देखें तो 77% के आसपास आ चुकी है। तो यानी पूरी संभावना है ये स्टॉक बैन से निकल जाएगा। ओके, और नई एंट्री होगी अनिल जी टाटा मोटर्स की। यहाँ पर अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास आ गई है। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 97% पर है। यानी टाटा मोटर्स और जिंदल स्टील एंड पावर ये 2 स्टॉक हैं जो बैन में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आइडिया पर फोकस रखिए, यहाँ पर ये स्टॉक बैन में बना रहेगा। अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ज़्यादा कम नहीं हुई है। कल करीब 99% के साथ ये बैन में आया था, अब 94% है। अदानी एंटरप्राइज की भी अगर आप देखें मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो 94% है और 90% है। और जस्ट डायल यहाँ पर करीब 90% है। यानी आइडिया, अदानी एंटरप्राइज और जस्ट डायल ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में बने रहेंगे। BHEL बैन से बाहर आएगा। टाटा मोटर्स और जिंदल स्टील एंड पावर ये 2 फ्रेश एंट्री हैं। कह रहे हैं कि बाहर आने वाला भेल है और अंदर आने वाला आपका टाटा मोटर्स और JSPL नहीं, टाटा मोटर्स और JSPL अंदर आ सकते हैं और भेल बाहर आ सकता है। वोडाफोन आइडिया, अदानी एंटरप्राइजेज, जस्ट डायल तीनों बैन में बने रहेंगे। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। तो विश्वेश जी से मैं पूछूंगा थोड़ी देर में कि टाटा मोटर्स और JSPL जो बैन में जाने की तैयारी में है, इनमें किसी तरह की क्या पोजीशन ली जानी चाहिए। विश्वेश जी आप निकाल कर तैयार रखें, तब तक एक बार जल्दी से मुथूट फाइनेंस के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर मैं एक राय ले लूं पूजा से कि किस तरह के अनुमान है। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए और पूजा बताएंगे हमें अनुमान। रिजल्ट्स आने वाले हैं बुधवार कल मुथूट फाइनेंस के। पूजा बताइए।
जी, नतीजे अच्छे आने वाले हैं। इस तिमाही कोई दिक्कत नहीं होगी नंबर्स में। जो ब्याज से आया है यानी कि जो कोर प्रदर्शन है वहां पर 24% की ग्रोथ का अनुमान है। प्रोविजनिंग बढ़ी हुई रहेगी, साल दर साल के आधार पर ही बात करेंगे, लेकिन उसका असर ज्यादा कुछ मुनाफे पर नहीं पड़ेगा। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी नंबर स्टेबल ही है। 2.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले तिमाही भी थे। अब हमने देखा इस बार के लॉकडाउन का ज्यादा कुछ असर गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नहीं पड़ा है, तो कुछ ना कुछ सहारा वहां से जरूर मिलेगा। सावधानी के चलते जरूर कंपनी को अधिक प्रोविजनिंग यहां पर करनी पड़ सकती है, लेकिन इतना कुछ इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में दिखाई नहीं देगा। एयूएन से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और ब्याज से और अन्य आईएसएम में भी मुनाफे को एक अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा बढ़ी हुई प्रोविजनिंग के बावजूद। तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रहेगी। देखना होगा कि आने वाले समय के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है। यह है मुथूट फाइनेंस के नतीजों के लिहाज से आपके लिए अनुमान, लेकिन मुथूट फाइनेंस और मनापुरम इस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो एक कल एक्सक्लूसिव खबर हमने की थी कि जिस पर सरकार और आरबीआई इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी बैंकों के जरिए गोल्ड लोन को पुश किया जाए ताकि लोगों को सस्ते दर पर गोल्ड लोन मिल सके। तो वो भी आगे देखना होगा किस तरह की स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन इस बीच मुथूट फाइनेंस इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक करते हैं। वागले साहब रिजल्ट के पहले 985 कोई ट्रेड बनता है? अनिल जी नहीं, उसको क्रॉस करने दो 987 988, रादर 993 का अगला पड़ाव है। 993 के ऊपर ही ट्रेड बनता है, वहां पर यह स्टॉक अटक सकता है। ओके, 993 के आसपास अटक सकता है और ये अटके उससे पहले इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा रिजल्ट के बाद। आइए विश्वेश जी तैयार है बिगुल के साथ BTS डबल टी। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए, खरीदने की राय है और ये जो स्टॉक है ये काफी दिनों से गिर रहा था और आज के दिन में बहुत ही साइलेंटली ऊपर मूव हो रहा है और स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। SBI लाइफ 754 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, अभी 760 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि SBI लाइफ में शॉर्टर टर्म चार्ट पे एक फॉर्मेशन हुआ है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। 740 का स्टॉप लॉस रखना है और जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है मुझे लग रहा है बहुत क्विकली शायद कल से खुलते में ही हम 770 और उसके बाद में जो दूसरा टारगेट होगा 784 का होगा। तो SBI लाइफ में खरीदने की सलाह होगी। 740 का स्टॉप लॉस रखे, 770 और 785 ये दो टारगेट रहेंगे SBI लाइफ। ओके, SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय यहाँ पर विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिवाइज करें। रिवाइज करें क्या, वापस से बताएं। SBI लाइफ करंटली 760 के आसपास चल रहा है। 740 का स्टॉप लॉस रखिए। 785 का इवेंचुअल टारगेट होगा। मुझे लगता है कि 780 का टारगेट आ जाएगा बिकॉज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक शॉर्टर टर्म फॉर्मेशन हुआ और काफी टाइम से 760 के ऊपर नहीं जा रहा था, तो आज इस हिसाब से 760 के ऊपर निकला है वॉल्यूम से। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत शॉर्टली हम 785 तक देख सकते हैं। तो 740 का स्टॉप लॉस रहेगा, 770 और 785 दो टारगेट होगा। ओके, ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से खरीदारी करने की राय। SBI लाइफ में 770 और 785 दो टारगेट के लिए तेजी करके चल सकते हैं आप। स्टॉक में अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट स्टॉक के साथ। बताएं सुमित जी। कैश मार्केट का स्टॉक अनिल जी रडार पे आया है बाय करने के लिए। 108 का भाव है। स्टॉक का नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। 108 का अभी भाव है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक ने ऐसा मूव दिया है। 3 महीने के हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम करीब 4 लाख शेयर का देखने को मिल रहा है और जिस तरह का ये कैंडल फॉर्म हो रहा है ये स्टॉक रुकेगा नहीं। ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट 3 से 4 महीने के बाद आ रहा है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 118 से 120 के, जो कि इसके पहले और इमीडिएट टारगेट होंगे और अगर ये स्टॉक 118 120 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले दिनों में 130 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। फिलहाल 118 से 120 के टारगेट के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। नीचे में 101 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए।
101 का स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी करिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर। आज सारे के सारे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक्स है, दोनों तरफ के एक्शन आपने देखे हैं। सुबह नारायण हृदय और शैल्बी नतीजों के दम पर रिएक्ट कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स आज काफी एक्टिव रहा है, ट्रेड में गिरावट है। थोड़ी देर पहले फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी आ रही थी और अब आप देख रहे हैं कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर में एक बड़ा स्पाइक आया है, 10-10.5% की तेजी स्टॉक दिखा रहा है। तो हेल्थ केयर और स्पेशली जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं वो आपको तेजी के मूड में जो बाजार में दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जिनकी बात करें जो आज आपको बढ़िया एक्शन दिखे हैं, अभी विश्वेश जी ने एसबीआई लाइफ पर राय दी है। अविनाश जी, आपको कोई इंश्योरेंस स्टॉक पसंद आ रहा है? एसबीआई लाइफ पर राय आई है। आज सुबह आईसीआईसीआई प्रू काफी एक्टिव था। एचडीएफसी लाइफ एक रेंज में है जब से स्टेक स्टेल हुई है इस काउंटर में, पर किस तरह का एक्शन देख सकते हैं? अगर वॉलेटाइल मार्केट में रहना है तो क्या इंश्योरेंस स्टॉक्स एक अच्छी सेफ्टी दे सकते हैं आपको? बिल्कुल दीप, मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ को का ओएफएस अभी भी चालू है। मुझे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को इस ओएफएस को वेरी क्लोजली वॉच करना चाहिए। और दूसरा जो विकल्प है, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रू काफी वेल पोजिशनड है। हमको लग रहा है कि इवन एचडीएफसी लाइफ अगर किसी को लॉन्ग टर्म खरीदना है तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मुझे लग रहा है इंश्योरेंस स्पेस में जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन का इफेक्ट और जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है वो मेरे ख्याल से सितंबर से कंप्लीटली निकल जाएगा और जो ग्रोथ मोमेंटम है इस सेक्टर में आपको वापस देखने को मिलेगा। तो ये डेफिनेटली एक स्टेबल सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इंश्योरेंस कंपनियों पर। 9,900 के ऊपर निफ्टी टिके रहने में कामयाब इस वक्त और 20,250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता हुआ। तो अच्छी रिकवरी आखिरी घंटे में आती हुई दिख रही है। 2 बजे से जब से हमने शो शुरू किया, इनफैक्ट जहां हमने 1:40 से आज शो शुरू किया, वहीं से बाजार रिकवर करके वहाँ से देखिए, आप देखिए थोड़ी देर के लिए उस वक्त नीचे जो गया उसके बाद से रिकवरी बेहतरीन आती हुई दिख रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके हैं आपके लिए बाजारों में। खबरें हर तरह की आती रहेगी, लेकिन इस बीच जिस तरह के एक्शन बाजारों में दिख रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बाजारों में यू शेप रिकवरी होगी, डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी या फिर वी शेप रिकवरी होगी? ये अलग अलग तरह के रिकवरी के प्रकार हैं जो आप आमतौर पर सुनते हैं, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज हाउस क्या मानकर चल रहे हैं, ये रिसर्च लेकर आ रही हैं देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए मॉर्गन स्टैनली का ये भरोसा है इकोनॉमिस्ट का कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी में एक वी शेप्ड रिकवरी देखने मिलेगी। इनका ये कहना है कि अब तक हमने जितनी भी मंदी देखी है इसमें सबसे छोटी मंदी होगी ये, बहुत ही शार्प डाउनफॉल देखने मिलेगा, लेकिन इतनी ही तीव्रता से हम बढ़ते हुए भी दिखेंगे तो एक अच्छी वी शेप्ड रिकवरी देखने मिल सकती है। साथ ही इनका ये भी मानना है कि जो ग्लोबल साइकिल है ये एक नए एक्सपेंशन साइकिल में बढ़ता हुआ दिख रहा है और इनका अनुमान है कि चौथी तिमाही तक जो आउटपुट्स मैन्युफैक्चरिंग है वो प्री कोविड के स्तर पर पहुंचते हुए दिखेंगे। तो इतनी अच्छी रिकवरी आने की संभावना दिखी जा रही है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 2008 के मुकाबले जो मंदी है या रिकवरी है दोनों ही बहुत ज्यादा शार्प देखने मिलेगी और जो गिरावट है वो कम देखने मिलेगी 2008 से। साथ ही अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो इनका मानना है कि दूसरी तिमाही तक FY20 या CY20 की दूसरी तिमाही तक नेगेटिव 8.6% जीडीपी देखने मिल सकती है, लेकिन इसके बाद रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। FY21 की पहली तिमाही में हमें 3% तक की जीडीपी तक की रिकवरी मिलती हुई दिख सकती है। ये इनका अनुमान है इनके इकोनॉमिस्ट का। अब ये 3 बातें मान रहे हैं जिनके चलते इनको लगता है कि मंदी थोड़ी सी छोटी होगी। सबसे पहले इनका ये कहना है कि फिलहाल जो इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं वो कोरोना की वजह से सिचुएशनल है। जैसे ही कोरोना खत्म होता हुआ दिखेगा उसके बाद हम अच्छी रिकवरी यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि कंपनियों पर जो कर्ज भुगतान है उसका असर कम होता हुआ दिखेगा। साथ ही इनका मानना है कि डीलेवरेजिंग की जो स्थिति है वो मध्यम अवधि में रहेगी, बहुत ही लंबे समय तक दिखने नहीं मिलेगी। और इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि जो पॉलिसीज आती हुई दिख रही है दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स के चलते, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद इसके चलते काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। तो एक वी शेप रिकवरी की उम्मीद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती है। तो ये है आपके लिए इस वक्त ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। अविनाश जी, आपको क्या लगता है किस तरह की रिकवरी है? जो वी शेप रिकवरी हुई वही जारी रहेगी या फिर थोड़ा करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है?
मुझे लग रहा है कि अनिल जी करंट माहौल जो है वो लिक्विडिटी के कारण तेजी का माहौल रहेगा, क्योंकि इजी लिक्विडिटी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स दे चुके हैं। तो मार्केट्स में डेफिनेटली स्पेशली इंडियन मार्केट्स में ये जो तेजी है ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। और जहां तक वी शेप रिकवरी का सवाल है, मुझे लग रहा है जो तीसरी तिमाही होगी FY21 में, वहां से होपफुली मार्केट्स और तेजी से रिकवर करेगा, क्योंकि तब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़े से स्टेबलाइज होंगे। पहले 2 क्वार्टर्स अनिल जी जरा सा कमजोर आने की उम्मीद है, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, और उसके बाद ही थोड़ा सा मार्केट्स नंबर्स को क्लोजली वॉच करेगा। अभी जो तेजी हो रही है वो प्योरली लिक्विडिटी के पॉइंट पे हो रही है, कोई फंडामेंटल नहीं देख रहा है। तो पॉसिबली तीसरे तिमाही से आपको ये जो वी शेप रिकवरी है वो शायद तभी से शुरू होने की संभावना है। यहाँ पर ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए अब बसीन साहब आपके साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनके लिए बिगुल, और फिर हम उनसे लेंगे उनकी BTST पिक्स। पिछले 1 घंटे में काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। बसीन साहब वापस बाजार ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं सर, अपडेट और क्या नए कॉल्स आप देना चाहते हैं? सर अपडेट ये है कि एक्सिस बैंक जो शॉर्ट किया था वो स्टॉप लॉस हो जाएगा 378 स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे है। बजाज फाइनेंस शॉर्ट है, वो रखेंगे 2380 का स्टॉप लॉस है और 2385 का क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन मार्केट की रिकवरी बहुत शार्प है, तो अब मैं 2 कॉल दूंगा, एक ऑप्शन दूंगा। आप बताएं तो मैं दूं, दोनों लेने की हैं सर। जी दोनों लेने की है, बाय कॉल है सर? यस सर, दोनों लेने की है। BTST बताएं। पहला है सर PNB का भाव 32.5 है, इसमें 32 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ये 36 रुपए का टारगेट दिख रहा है सर। और दूसरा है SBI लाइफ 762 है, इसमें 753 का स्टॉप लॉस रखिए, 790 का टारगेट। ओके, यहाँ पर PNB खरीदारी करने की राय मैं दोहरा दूं आपके सामने लेवल्स 32 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदिए, 32 रुपए का स्टॉप लॉस, 36 रुपए का टारगेट। ये है पहला स्टॉक। SBI लाइफ 762 762 में खरीदिए, 753 753 का स्टॉप लॉस है, 790 790 का टारगेट। तो ये 2 खरीदारी करने की राय है। और एक स्ट्रेटेजी अब बसीन साहब दे रहे हैं और वो दे रहे हैं ऑप्शन की। बताएं सर। सर 9700 की पुट 130 से 132 चल रही है, ये लेके जरूर जाइए, क्योंकि ये एक्सपायरी ऑफ 25 जून की है। 130.35 पे ये आपका सेफ गार्ड है। जो भी आप लॉन्ग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट 130 रुपए में आपको एक सेफ गार्ड मिल रहा है। 9700 की पुट ये लेके जाइए। ये कौन सी वाली? कल वाली नहीं, पूरे महीने वाली? नहीं, कल वाली नहीं, 25 जून वाली सर। अगले हफ्ते के लिए मैं सेफ गार्ड कराना चाहता हूँ। अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो एक सेफ गार्ड करके पुट लेके जाइए। ठीक बात है, 9700 का पुट खरीद लीजिए, 130-32 के आसपास मिल रहा है। इसका टारगेट कुछ नहीं रखना, इसे हेजिंग के हिसाब से लेना है, राइट सर? राइट सर, हेजिंग के हिसाब से है तो आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस हो सकता है, बट अगर मार्केट में कोई अनहोनी चीज हुई तो देन यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये है आपके लिए हेजिंग की राय भी वसीम साहब की तरफ से। निफ्टी का 9700 का पुट ऑप्शन आप 130 रुपए के आसपास खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये कल वाला मत खरीदिएगा, अगले महीने की एक्सपायरी वाला 25 जून वाला। ये है राय वसीम साहब की। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। ओके, 20,300 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और बेहतरीन तेजी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो झटके से उभर कर बाजार फिर से मजबूती के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। HDFC लिमिटेड आज सुबह मेरे ख्याल से लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया था HDFC लिमिटेड, सबकी तरफ से खरीदारी की कॉल आई थी। कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से सबसे पहले। जी हाँ, तो कुणाल जी बताएं अब क्या करना है? आपकी कॉल सबसे पहले थी इस पर। अरे जी देखिए, HDFC का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और HDFC के साथ साथ अब HDFC बैंक में भी इसका रब ऑफ देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल दोनों पोजीशंस पर बने रहना चाहिए। HDFC हमारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जिन्होंने भी आज सवेरे खरीदा है बिल्कुल निश्चिंत होकर के होल्ड करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न का क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, कोई चिंता की वजह नहीं। ओके, तो ये आपके लिए राय है HDFC लिमिटेड। सुमित जी की तरफ से सैटेलाइट का बिगुल, सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, आप सैटेलाइट देना चाहते हैं या अपडेट? सैटेलाइट अनिल जी, सैटेलाइट। ओके, सुमित जी के लिए बिगुल जी। बताएं सर।
अनिल जी आपने अपडेट बोला तो मैं अपडेट भी दे देता हूं पिछले वाले कॉल का। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो थोड़ी देर पहले ही दिया था 107 रुपए पे, वो 119 रुपए 30 पैसे का हाई लग गया और अभी 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17% स्टॉक ऊपर है, अभी बोलने के बाद 10 से 12 रुपए भागा है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा लोगों को। प्रॉफिट बुक करें और अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें ट्रेड करें। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 262 के आसपास। स्टॉक का नाम है रैलिस इंडिया। इस स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट है। इस स्टॉक के अंदर यहां से मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर सीएमपी पे बाय का व्यू लेके काम करें। ये स्टॉक पिछले कई महीनों के हाई ब्रेक कर रहा है और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। जिस तरह का स्टॉक ने अभी कैंडल फॉर्म किया है और जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है रैलिस इंडिया में यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 275 280 होंगे इसके इमीडिएट टारगेट। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो 290 रुपए तक का अपसाइड मूव भी रैलिस इंडिया में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाय करें। 251 252 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 251 252 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 275 280 इमीडिएट टारगेट, 290 पोजिशनल टारगेट। ओके, ये है आपके लिए राय। रिलीज इंडिया में खरीदारी करने की 262 के आसपास खरीदारी कीजिए। 275 280 पहला टारगेट, 290 दूसरा टारगेट। ये है सुमित जी की तरफ से सैटेलाइट कॉल। और इस बीच एक अगला कॉल है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और वो है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, कई दिनों बाद एक एल्गो कॉल मैं और राकेश जी दे रहे हैं और स्टॉक का नाम है CDSL और अभी भाव चल रहा है 274 275। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। CDSL एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन स्टॉक है। काफी लोग ट्विटर पे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाली कॉल नहीं है, तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस। 260 रुपए के नीचे की क्लोजिंग है तब यहां से निकलना चाहिए। री रेटिंग का कैंडिडेट है, नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहा है। 260 के नीचे की क्लोजिंग तो निकलना है। पहला टारगेट 300 रुपीज, दूसरा टारगेट 325 रुपीज और ये टारगेट्स 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेंगे। री रेटिंग का कैंडिडेट है। CDSL पे खरीदारी की राय है निवेश के नजरिए से। ओके, तो ये है स्टॉक CDSL, बेहतरीन शेयर जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और पिछले कुछ मिनटों में आप देखें बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आया है। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा है। IGL ये पेश करेगा अपने नतीजे। कल कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए तैयार हैं संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। देखिए सर, नंबर्स यहाँ पे भी कमज़ोर रहेंगे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें। मार्च के जो लास्ट हफ्ता था उसमें लॉकडाउन हुआ था, तो उस वजह से इनके जो वॉल्यूम्स हैं CNG और जो इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 3% के आसपास ही गिरावट देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल के मुकाबले जो CNG वॉल्यूम्स हैं उस पर ज़्यादा हिट इस बार देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आप देखिए 4.5% के आसपास इनकी जो सेल्स है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफे में करीब 5.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन जो मार्जिन है वो लगभग इंटैक्ट देखने को मिलेंगे। ये दरअसल इसलिए क्योंकि PMT और साथ ही साथ स्पॉट LNG जो कि इनके इनपुट का बड़ा हिस्सा है वहाँ पे कीमतें कम की गई थी, लेकिन ये जो कम कीमतें हुई हैं, इनपुट कम हुआ है इनका, इन्होंने अपने ग्राहकों को पास ऑन नहीं किया है। तो उस वजह से बावजूद इसके कि बिक्री घटेगी लेकिन खर्च कम होने की वजह से मार्जिन अपने मेंटेन कर पाएंगे ये 23.5 साढ़े 23% के आसपास, लेकिन मुनाफा गिरता हुआ दिखेगा 5.5% के आसपास, क्योंकि रुपए की जो कमजोरी है उसका भी इंपैक्ट इस बार नंबर्स पे देखना होगा, क्योंकि ये स्पॉट LNG में ट्रेड करते हैं तो उस लिहाज से जितना वीकनेस रुपए में आएगी उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इनके मार्जिन पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्जिन मेंटेन जरूर हो जाएंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक रुपए की कमजोरी का भी इंपैक्ट इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो नेट देखा जाए, एक तो सेल्स कम होती हुई दिखेंगी, लॉकडाउन का इंपैक्ट है, और दूसरा रुपए की कमजोरी का इंपैक्ट। ये दो चीजें हैं, नंबर्स पे कितना इंपैक्ट डालती हैं ये मैनेजमेंट की कमेंट्री में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो IGL पर नज़र रखिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं दोनों तरफ के, और हमारे एक्सपर्ट से रेगुलर रिकमेंडेशंस भी आती है, पर देखते हैं कि किस तरह के नतीजे आएंगे जहाँ तक IGL का सवाल है। पर चलिए बिगुल बजाते हैं, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार है उनकी। अनिल जी, वैसे तो डीलिंक हो गए आज जहां तक ग्लोबल मूवमेंट का सवाल है, पर फिर भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं सर। 430 अंक ऊपर है डाउ, मजबूत ट्रेड हो रहा है वहां पर, और 2 से 2.5% ऊपर है यूरोप के बाजार, वहां पर भी तेजी है, और कच्चे तेल में भी एक हल्का सा रिबाउंड आया है, 1-1.5% की तेजी वहां पर भी आती हुई दिख रही है सर। बिल्कुल दीप, तो पहले तो ये कि
जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था 375 के आसपास खरीदारी करने का, 450 और 500 का टारगेट, अभी भी 425-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 450 के आसपास पहुंचा है। तो यहाँ पर आज आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोजीशन जीरो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप न्यूट्रल होकर जाएं, जीरो करके जाएं। उसकी रीज़न बता देता हूँ। आप जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो है इस वक्त 9,915 स्पॉट लेवल निफ्टी पर। जब तक आप 9,800 के नीचे बंद नहीं होते हैं, फ्रेश खराबी नहीं होगी। जब तक आप 10,200 के ऊपर बंद नहीं होते तब तक फ्रेश तेजी नहीं होगी। आज हम यही बात कर रहे थे कि ये 400 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर, इस भी रेंज में आप दिन के दौरान इधर उधर जाकर आएंगे लेकिन बंद इधर ही होंगे, और यही वॉलेटिलिटी है। और एग्जैक्टली वैसे ही होता दिखा। देखिए आपने 9,728 भी देखा है। 10,000 के ऊपर बंद होते तो थोड़ा बेहतर होते थे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से ये लगातार चौथा दिन होगा, जी हाँ चौथा दिन, जब आप 10,000 के नीचे बंद होंगे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में भी आप कितना भरोसा कर सकते हो? न तेजी में कर सकते हो न मंदी में। कल मंदी में भरोसा किया, तेजी हो गई। आज तेजी में भरोसा करें, मंदी हो जाए तो बेहतर ही होगा। ऐसे मार्केट में रिस्क कम रखें, और अगर आपको कोई पोजीशन रखनी है तो वो ऑप्शन के जरिए रखें। मेरी सलाह तो ये होगी कि जीरो करके जाएं, आराम से बैठें क्योंकि दो फैक्टर है आपके। अब तक तो सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स का ही फैक्टर था। अब ये भारत चीन के बीच में सीमा तनाव है, वो किस तरह से आगे डेवलप होता है नहीं होता है, दोनों तरह से बाजारों का रिएक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल होकर बैठना ज़्यादा ठीक है। जितनी कम ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे मेरे ख्याल से उतना बेहतर है। तो थोड़ा कम रखें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरी सलाह होगी कि पोजीशन बुक कर लें। और आखिर में जो हमने कॉल दिया था 20,200 का कॉल ऑप्शन, उसमें से भी आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। ये मेरी राय है जी। बिल्कुल, तो पोजीशन जीरो करके जाइए। काफ़ी सारे ग्लोबल क्यूज हैं, किस तरह का एक्शन हो सकता है देखना पड़ेगा, पर पोजीशन जीरो करके जाइए, ये सलाह आ रही है अनिल जी की तरफ से। पर चलिए एक और बिगुल बजाते हैं सुमित जी की सैटेलाइट के। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आपको जस्ट पहले तो एक अपडेट दे देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले 261 पे रैलिस इंडिया दिया था, अभी 272 का जस्ट हाई लग रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, प्रॉफिट्स में ट्रेल करें। और अब जो मैं नया स्टॉक दे रहा हूं वो भी बहुत बढ़िया स्पर्ट देने वाला है। 250-252 का भाव है। स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका सिंबल है BDL। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका सिंबल है BDL। CMB पे इसको बाय करें। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, बहुत दिनों के बाद ऐसा मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक ऊपर में 270 रुपया और 285 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 270 का पहला टारगेट, 285 का दूसरा टारगेट, नीचे में 235 या 238 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। बिल्कुल, तो सुमित जी की तरफ से आज के शो का तीसरा सैटेलाइट भारत डायनामिक्स। तो देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एस्टर DM हो, रैलिस इंडिया हो, और अब भारत डायनामिक्स पर भी देखिए तो शानदार मूव आती हुई दिख रही है आपको इस समय। तो खरीदारी की राय है भारत डायनामिक्स पर, और अच्छा एक्शन देख रहे हैं। 265 के करीब तो ऑलरेडी स्टॉक आ भी गया है 12% की तेजी के साथ। बढ़िया एक्शन रहा है आज बाजार में। दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिले हैं आज के ट्रेड में, और देखते हैं कि किस तरह की हम क्लोजिंग की तरफ आज जा रहे हैं। पर जिस तरह का एक्शन रहा है नज़र रखनी पड़ेगी कि आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है। कुछ और सिर्फ कैश स्टॉक्स जो मैं आपके लिए हाईलाइट कर सकूं, और फिर कुणाल जी से एक दो के बारे में बात करेंगे। जेंजा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर हमने शानदार तेजी बढ़ती हुई देखी है, और पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली आई है। तो जेंजा टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए। नेक्टर लाइफ साइंसेज पर 20% का अपर सर्किट लगा है। और कुणाल जी आपके लिए स्टॉक है नैटको फार्मा, इस पर राय दीजिए सर। 4.5% की तेजी आज बन रही है, और पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर भी एक अच्छी तेजी बनी है। नैटको फार्मा पर कोई व्यू? देखिए व्यू पॉजिटिव है दीपांशु। ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। फार्मा वैसे भी काफी फोकस में है, और ये जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है स्टॉक को 680-685 तक ले जाएगा। तो काफी बड़ा कंसोलिडेशन यहां पूरा होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम एडिशन भी अच्छा हुआ है, तो इन स्तरों पर खरीद करके जाएं। मुझे लगता है कि 625 का एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि 680 तक की जगह है, वो लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो खरीदारी करके जाइए 680। तो एक थोड़ी अग्रेसिव कॉल भी अगर आप चाहें तो इस स्पेस में आप लेकर जा सकते हैं। ये आ रही है आपके लिए राय जहां तक नैटको फार्मा का सवाल है।
हाँ, अविनाश जी, ऑटो एंसिलरीज में बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और आज भी थोड़ा रिबाउंड आया है। अमर राजा और साथ ही एक्साइड यहाँ पर बढ़िया एक्शन है। मदरसन और भारत फोर्ज अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग में अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आते हुए दिखा था और टायर स्टॉक्स भी काफी एक्टिव रहे हैं। आपको कुछ पसंद है सर ऑटो एंसिलरी यूनिवर्स से? मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी में दीपांशु जो गिने चुने स्टॉक्स है उनमें सुप्रजीत इंजीनियरिंग और जो सुंदरम फास्टनर्स है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। हमको लग रहा है सुंदरम फास्टनर्स में जो प्रोडक्ट रेंज है स्पेशली इंजन कंपोनेंट्स में ये वेरी वेल प्रेजेंट है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी गिर चुका है और अक्रॉस द बोर्ड 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में और ट्रैक्टर्स में ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए। हमको लग रहा है कि हालांकि जून क्वार्टर इनके लिए काफ़ी खराब रहेगा, बट होपफुली सितंबर के बाद ऑटो कंपोनेंट्स में रिकवरी देखने की काफ़ी अपेक्षा रहेगी। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले स्टॉक्स है जो स्लोली एक्यूमुलेट करने चाहिए। बिल्कुल, तो सुंदरम फास्टनर पर नजर रखिए कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बन सकता है आपके लिए। चलिए एक और बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। एक और सैटेलाइट कॉल उनके पास तैयार है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा मूव देख के। भारत डायनेमिक्स 270 का हाई लगा है और उसके अंदर जो 270 का टारगेट दिया था वो हिट हुआ है और अब जो नया स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 688 स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ये स्टॉक का अभी 690 का भाव है। स्टॉक ने 200 DMA लेवल ब्रेक किया है। स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते का, इनफैक्ट स्टॉक पिछले 2 से 3 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, 200 DMA लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, स्पॉट आ गया। देखिए मूवमेंट, देखिए क्या खास है, 700 के ऊपर निकल गया स्टॉक और जो मैं टारगेट दे रहा था स्टॉक के वो 740 से 750 के हैं। 740, 750 ये लेवल्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया स्पॉट है, बहुत बढ़िया मूव है। स्टॉक यहां से अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है सुमित जी? इसके अंदर जब मैंने कॉल निकाला था तब मैंने सोचा था 670 का रखूंगा, लेकिन अब अगर 700 पे लोगों ने बाई किया है, 705 पे बाई किया है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस रखे नीचे में 690 का, यानी जिस भाव पे मैंने बात करना स्टार्ट किया था वो स्टॉप लॉस रखे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 690 का, और 700 के ऊपर जिन्होंने बाई किया है उनके लिए टारगेट्स होंगे 740 से 750 के। ओके, तो भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरों से ये तमाम डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। भारत डायनामिक्स, HAL, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कॉल्स यहाँ पर मजबूती की तरफ साथ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है सुमित जी, जैसे आप बोलते हैं और वो वाकई में सैटेलाइट हो जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि पकड़ में नहीं आते। भाई देखो, पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं पकड़ में आए तो छोड़ दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, वो तो कौन किस भाव में खरीदेगा उस पर सुमित जी का कंट्रोल नहीं है। तो उनका बस चले तो 5 मिनट तक ये भाव फ्रीज कर दे और सब लोग ले लो, उसके बाद बढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। आपको आप लोग आराम से लें, कूद के न लें, लेकिन अगर कोई ले ही रहा है तो ये तो किसी का कंट्रोल नहीं। तो अब वही वाली बात है कि जैसे ही सुमित जी बोलते हैं स्टॉक तेज़ी से भाग जाता है। ऐसा नहीं कि सुमित जी जो बोल रहे हैं वो प्राइस नहीं है। अब जब तक आप देखेंगे करेंगे, सुमित जी तो अपने सिस्टम में देख के जब बोल रहे हैं तब वो प्राइस होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक आप तक पहुंचता है या फिर आप देखते हैं, आप लॉगिन करते हैं, देखेंगे स्टॉक, तब तक बढ़ जाता है, तो वो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको सही दाम पर एंट्री करने को मिले तो ही लीजिए, बहुत बढ़ जाए तो छोड़ दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जानबूझकर आप ऊपर के दाम पर फंसे ना, चढ़े ना, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि नहीं तो कई लोग फिर ये कहते हैं कि हमें मिला नहीं, हमने ऊपर में ले लिया। तो आप बिल्कुल ऊपर में ना लें, आपको आराम से मिले तो लीजिए, नहीं तो अगले कॉल का इंतज़ार कीजिए, जब भी आपको मिल पाए अच्छी बात है। देख लीजिए, एस्टर DM दिया, वो बढ़ गया, रेलीज दिया, CDSL, भारत डायनेमिक्स, HAL, बैक टू बैक 4 कॉल्स CDSL तो माफ़ कीजिएगा कुणाल जी राकेश जी की तरफ से, बैक टू बैक 4 कॉल्स आए तो फिर ठीक है, ये है आपके लिए। और इस बीच एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बाज़ार बंद हो रहे हैं, बंद होने के बाद बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाए, बंद होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कल से हम कुछ एक ख़ास चीज़ करने वाले हैं, तो वो भी हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ स्पेशल होगा कल उनके लिए। क्या स्पेशल होगा वो देखना मत भूलिए। 9 बजे कल सुबह, जी कल सुबह 9 बजे हमारे दर्शकों के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। अब ये क्या स्पेशल होगा ये कल सुबह आपको पता चलेगा। तो कल सुबह हम आपको कुछ स्पेशल बताने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो
बस वो आप उसकी तैयारी रखिए। तो ये है आपके लिए। इस बीच चलिए बाजार बंद हो गए, पहले एक बार मैं प्रोविजनल क्लोजिंग आपको दे दूं, उसके बाद दूसरी बात करूंगा। 9898 ये है वो लेवल जिस पर निफ्टी जाकर हुआ है बंद, और 9898 का लेवल 85 पॉइंट ऊपर 20,245 332 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, और 33,558 329 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखा है। कहाँ से आई ये मजबूती? दोनों ही HDFC ने आज बाजार में बढ़ाए जोश, 4% की मजबूती के साथ HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। ICICI बैंक ने भी पूरा योगदान दिया, 3.5% की तेजी। हिंडाल्को, JSW स्टील और बाकी मेटल्स भी रहे मजबूत। बैंक्स में कोटक और बाकी बैंक्स भी काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ये है आज। कमज़ोर शेयरों में टाटा मोटर्स 6% नीचे बंद हुआ है, और भारतीय इंफ्राटेल 3% नीचे बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक में भी 3% का नुकसान रहा है। तो ये है आपके लिए एक्शन। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। टॉप गेनर 6% की तेजी के साथ रहा है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% मजबूत, JSPL जिंदाल स्टील 5% मजबूत, गोदरेज CP 4% मजबूत रहा है। ये है आपके लिए। अब मैं आपको बता दूं, कल सुबह 9 बजे आपके लिए एक विशेष इन्वेस्टमेंट पिक होगी, एकदम इंटरेस्टिंग आइडिया होगा 9 बजे। वो आपको कल, जैसा बंसल जी और कुणाल जी आज लेकर आए ना आपके लिए टेक्नो फंडा पिक, उसी तरह का एक कमाल कल होने वाला है 9 बजे। आप मिस मत करिएगा। जो इस मजबूत बाजार में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स की आपको तलाश है वो पूरी होती हुई दिखेगी कल सुबह 9 बजे। ये आपके लिए बड़ी खास पेशकश होगी। 9,914 है, ये है आज की फाइनल क्लोजिंग। सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर जाकर बंद हुआ है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 20,300 एग्जैक्ट उसी लेवल पर जाकर बंद हुआ है 20,296 पर 383 अंकों की मजबूती के साथ। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी और साथ ही सुमित जी का भी हम धन्यवाद अदा करेंगे आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विश्वेश जी का भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये सारे आपके लिए आज का पूरा विश्लेषण, उतार चढ़ाव भरा सेशन अब यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा ब्रेक है। अविनाश जी का भी धन्यवाद और